क्लास ट्वेल्थ वालों, एनसीईआरटी लेवल के वन शॉट्स बहुत देख लिए। ये वन शॉट डिफरेंट है। दिस विल टेक यू फ्रॉम जीरो टू कॉम्पिटेंसी लेवल। इसमें मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो कि टिपिकल है, जो तुमको हर एक वन शॉट में मिल जाएंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको समझना पड़ेगा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं मेंशन्ड है, लेकिन सीबीएसई लास्ट 3-4 साल से इन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड सवाल पूछ रहा है। वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने रखूंगा जो मुझे लगता है सीबीएसई अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में जिनके अराउंड आपसे सवाल पूछ सकती है। एट द सेम टाइम यार, चैप्टर 1 का डिलीटेड जो सिलेबस है, डिलीटेड जो क्वेश्चन है, उसमें से एक दो टॉपिक मैं जरूर कवर करूंगा, क्योंकि सुन लो, पहले रीजन सुन लो, चैप्टर 2 का बेस वहीं से ही बनेगा। तो अगर तुमने ये डिलीटेड टॉपिक जो मैं तुमको कराऊंगा वो नहीं कवर किया ना, तो चैप्टर 2 का बेसिक्स थोड़ा सा वीक रह जाएगा। तो सीबीएसई ने तो भाई आंख बंद करके सिलेबस डिलीट कर दिया है और सवाल वो पूछ लेता है बढ़िया बढ़िया। लेकिन एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बेसिक स्ट्रांग हो। तो अगर डिलीटेड पोर्शन में से भी कुछ पढ़ाने की जरूरत आपको पड़ेगी तो मैं चैप्टर 1 में भी पढ़ाऊंगा और आगे के सिलेबस में भी पढ़ाऊंगा। तो चलो भाई, कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या क्या आपने को इस चैप्टर में पढ़ना है और चैप्टर का लेवल क्या है, इसकी वेटेज क्या है, ये सब चीजों के बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूं भाई। तो पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इस चैप्टर के बेसिक्स कि रिलेशन क्या होता है दोस्तों, फंक्शन क्या होता है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब चीजें आप लोग 11th में सीख के आए हुए हो। तो सर क्या आप ये चीजें हमको नहीं पढ़ाओगे इस वन शॉट में? स्टार्टिंग के 10 मिनट में वो सारे कॉन्सेप्ट्स में रिवाइज करा दूंगा और फिर 12th की कहानी हम लोग चालू करेंगे। तो सबसे पहले भाई मैं डेफिनेशन ही कवर करने वाला हूं जो तुम 11th में पढ़कर आए हो। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस की, ये 12th का टॉपिक है तुम्हारा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास। इससे भर भर के सवाल आते हैं, 5 नंबर का सवाल यहां से पूछता है सीबीएसई। फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, और उसके बाद यार बाइजेक्टिव फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 1-1 ऑन 2 से रिलेटेड सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में कुछ तुमको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज भी बताऊंगा जिससे सीबीएसई डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। पहले 11th के कॉन्सेप्ट को फटाफट से 10 से 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम 12th वाली दुनिया में आगे बढ़ेंगे। तो भाई देखो, रिलेशंस क्या है, फंक्शंस क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब जो भी ये लिखा हुआ है ना, डेफिनेशन एंड ऑल, ये आप सब जानते हो ऑलरेडी। और अगर आपको चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका। अभी आप लोगों को ये सब चीजें रीड करने से ज्यादा फोकस करना है, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, उस पर फोकस करना है अपने को। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरे को रिलेशंस को समझना है ना, तो उससे पहले मेरे को किसको समझना पड़ेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप समझ सकते हो कि ये रिलेशन की मम्मी टाइप की है। ठीक है, यहीं से ही रिलेशंस का जन्म होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है दोस्तों? जैसे मैं मानता हूं कि मेरे पास मान लो दो सेट्स हैं। ठीक है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। इस सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे। चलो नाम भी ले लेते हैं। जैसे मान लो सेट ए में मेरे पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। और सेट बी में मेरे पास मान लेते हैं कि दोस्तों 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब आपका पर्पस क्या है? भूल जाओ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। आपका पर्पस है कि आपको सेट ए के सारे लोगों को, एलिमेंट्स को, सेट बी के सारे एलिमेंट से इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो आप ये पहले वाले इंसान को ए से भी इंट्रोड्यूस करवाओगे, बी से भी इंट्रोड्यूस करवाओगे, सी से भी इंट्रोड्यूस करवाओगे, डी से भी इंट्रोड्यूस करवाओगे ना। आप बोलोगे सर एक ना ए के साथ भी जा रहा है, बी के साथ भी जा रहा है, सी के साथ भी जा रहा है, डी के साथ भी जा रहा है, और इसी को ना एक ऐसे लिखते हो। ठीक है, 1 फिर कॉमा ए और ऐसे ब्रैकेट डाल दोगे। इसको क्या बोला जाता है मैथ्स की लैंग्वेज में? ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहां पर आप ना पेयरिंग कर रहे हो, जोड़े बना रहे हो। इसी को आप क्या बोलते हो मैथ्स की लैंग्वेज में? ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म करना। तो 1 कॉमा ए मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, फिर 1 कॉमा बी भी हो गया दोस्तों, 1 कॉमा सी भी हो गया और 1 कॉमा डी भी हो गया। ऐसे ही आप दो के जोड़े बनाओगे। ठीक है, ऐसे ही दो के जोड़े बनेंगे, फिर ऐसे ही 3 के जोड़े भी बनेंगे, फिर ऐसे ही 4 के जोड़े भी बनेंगे और ऐसे ही 5 के जोड़े भी बनेंगे। और दो के भी यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 3 के भी 4 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 4 4 4 4। ऐसे 5 बारी मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 को, तो आंसर आ जाएगा 20। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपने बनाए हैं ना, इसी का ही दोस्तों जो सेट है, इसी को ही अपन लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में और कुछ नहीं होता, सेट्स के एलिमेंट्स को जब आप इंटरैक्ट कराते हो आपस में और उनको ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में देखते हो, विजुअलाइज करते हो एक सेट की फॉर्म में, उसी को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। अब यहीं से ही रिलेशंस का जन्म होता है। तो सबसे पहले यहां पर एक बेसिक सी चीज है कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि आपके यहां पे जितने एलिमेंट्स हैं और यहां पे जितने एलिमेंट्स हैं उनका आप प्रोडक्ट ले लो। जैसे 5 टाइम्स 4 20 आपका आंसर है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, जिसको मैं ए बोल रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट। और ये क्या डिनोट कर रहा है कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं ए क्रॉस बी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में पढ़ा है, लेकिन सवाल पूछ सकती है सीबीएसई। ठीक है, अब चलते हैं यहां से रिलेशंस की दुनिया में। अब आपको आएगा मजा। देखो, रिलेशंस का जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे यहां पे ए क्रॉस बी ले रखा है तो ए क्रॉस बी ले, ठीक है, यहां पे इक्वालिटी वाला साइन भी लगा। तो मतलब जब आप ए क्रॉस बी में से अपने मन के हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट तरीके से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स उठा के एक सेट में डाल दो कि आप उसको रिलेशन बोल सकते हो। अब यहां पे ना थोड़ी सी आप लोगों को ना विजुअलाइजेशन में दे रहा हूं। देखो, रिलेशंस के जो सवाल आएंगे ना वो दो तरीके से आएंगे कि आपको कोई सा भी ना कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की तरह भी दिया जा सकता है, ए क्रॉस ए की तरह भी दिया जा सकता है, मतलब सेट का खुद के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा सकता है। ठीक है, ए क्रॉस बी हो गया, ए क्रॉस ए हो गया, कुछ भी हो सकता है। अब रिलेशंस ना दो तरीके से यूजुअली यार ले लेते हैं लोग। पहला कि एकदम अब्स्ट्रैक्ट तरीके से विदाउट एनी पैटर्न और समथिंग, आपने ए क्रॉस बी या फिर ए क्रॉस ए में से रैंडमली कोई से भी पेयर्स उठा लिए और वो आपका रिलेशन कहलाएगा। जैसे यहां पर मान लो मैंने 1 ए उठा लिया, फिर मैंने मान लो कि यहां पर 2 बी उठा लिया, फिर 3 बी उठा लिया, फिर 4 सी उठा लिया और फिर 5 डी उठा लिया। कोई भी पैटर्न नहीं है, रैंडमली मैंने ये लोग उठाए और इनको बोल दिया कि भाई आप रिलेशन हो, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा कैसे कि यहां पर मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया अपनी मर्जी से और मैंने ये रैंडम ऑर्डर्ड पेयर्स डाल दिए, जैसे कि 1 ए डाल दिया रैंडमली, 2 बी डाल दिया, 3 बी डाल दिया, 4 सी डाल दिया और 5 डी डाल दिया, रैंडमली डाल दिया। ठीक है, कोई भी लॉजिक, कोई भी पैटर्न नहीं है। और कभी कभी आपको सवालों में किसी रूल के अकॉर्डिंग, किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पेयर्स को उठाना पड़ेगा और रिलेशन के सेट में डालना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को अब ना यहां पर इसी में ही मैं एक, मान लो मैंने बोला कि मेरे को ना वो लोग उठाने हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से जिनका फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो यहां पर मैंने एक रूल डिफाइन कर दिया, उसके अकॉर्डिंग ही अब आप यहां पर रिलेशन का सेट बनाओगे। ऐसा रिलेशन बनाना है जहां पे फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 हो, फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 दिखे। तो अब जब आप रिलेशन के सेट को बनाओगे, ऑर्डर्ड पेयर्स उठाओगे, तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होगी। तो रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर्स हैं दोस्तों, वो अब्स्ट्रैक्ट तरीके से एकदम माइंडलेसली भी उठाए जा सकते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में एक रूल, एक पैटर्न भी दिया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने पड़ेंगे। जैसे यहां पे सेकंड कंडीशन के हिसाब से मेरे को 1 ए लेना पड़ेगा, 1 बी लेना पड़ेगा, 1 सी लेना पड़ेगा और 1 डी लेना पड़ेगा। बात समझ आ गई सभी को? अब देखो, रिलेशन है तो कुछ नहीं भाई, रिलेशन है तो सिंपली यही ना, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैं आपको यहां पे एक टिपिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लेते हैं कि सेट ए में मेरे पास m एलिमेंट्स है और सेट बी में मेरे पास n एलिमेंट्स है। तो मुझे बताओ कि ए क्रॉस बी में तुम्हारे टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो तुमको पता है कि सर इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना होता है, तो m टाइम्स n ये मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। या फिर बोल सकता हूं कि ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट्स होंगे मेरे पास। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स और ऑर्डर्ड पेयर तो सेम ही चीज है ना, तो इतने मेरे पास दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भाई इसके हिसाब से मेरे को बताओ कि टोटल रिलेशंस कितने बन सकते हैं, और रिलेशंस और कुछ नहीं है दोस्तों, सबसेट है।
तो टोटल रिलेशंस कितने बन सकते हैं? ये मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें से रिलेशंस बनने वाले हैं, जो कि सबसेट है। तो 2 ये यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो टोटल रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2m टाइम्स। ठीक है। अब धीरे धीरे मैं फंक्शंस की डेफिनेशन, जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको रिलेशंस की डेफिनेशन पढ़ा के अब मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस के अंदर लेके जा रहा हूं। ध्यान से सुनना आप टाइप्स ऑफ रिलेशन, और यहां से बहुत सवाल आते हैं। एमसीक्यूज भी आते हैं, 3 नंबर के सवाल भी आते हैं, 5 नंबर के सवाल भी आते हैं। तो सबसे पहले भाई ये सारी चीजें अपन लोग कवर कर चुके हैं। दिस इज ऑल्सो ओवर, ये भी ओवर हो चुका है। मैं आपको बेसिक फॉर्मुलेज यहाँ पे बता चुका हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है एम्प्टी रिलेशन का। एम्प्टी रिलेशन बोल सकते हो इसको, वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हो इसको, नल रिलेशन भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि आपका जो ए क्रॉस बी का सेट है उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स है, यहीं से ही आपको सबसेट उठाने थे और रिलेशन बनाना था। आपने यहां से कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं उठाया, या फिर आपको जो कंडीशन दी गई है, जैसे मैंने आपको बताया था रिलेशन बनते हैं 2 तरीकों से सोचे जाते हैं ना, एक अब्स्ट्रैक्ट तरीके से, एक रूल के हिसाब से, कि आपको जो रूल डिफाइन किया गया है उसके हिसाब से आप कोई ऑर्डर्ड पेयर उठा ही नहीं पा रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको सिखाता हूं, एग्जांपल से चीजें और चमक जाएंगी आपको। जैसे मान लो मेरे पास ए क्रॉस बी में या फिर मैं एक काम करता हूं, सेट का ना खुद के साथ ही क्रॉस करवाता हूं, आपको थोड़ा सा फेमिलियरिटी आएगी, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत आपको देखने को मिलेंगे आपके पीवाईक्यूज में। और मान लेते हैं कि सेट ए में मेरे पास 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास 1 1 के साथ भी होगा। ठीक है, और यहां पर मेरे को 4 × 4 16 लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 1 2 भी होगा, और फिर 1 3 भी होगा दोस्तों, 1 4 भी होगा। ऐसे ही 2 1 होगा, फिर 2 2 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर 2 4 भी होगा। ऐसे ही 3 1 होगा, और यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाना। और फिर 4 1 होगा, और ऐसे ही इसके आगे 3 एलिमेंट, इसके आगे 3 एलिमेंट। तो ये 16 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। अब मैंने बोला कि यार मेरे को ना ऐसा रिलेशन बनाना है, उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। कंडीशन क्या है? डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट। दैट मींस मॉड ले सकते हो आप डिफरेंस का। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 एलिमेंट्स शुड बी ग्रेटर देन 10। मान लो मैंने ये कंडीशन रख दी। अब आप खोजोगे कि ऐसा कोई भी आपको यहां पे ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है जहां पे एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस आपको 10 से ज्यादा दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ऐसा तो यहां पर कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो एक तो तरीका है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट तरीके से भी कुछ ना उठाऊं, उसको मैं एम्प्टी रिलेशन बोल सकता हूं। या फिर मैंने जो रूल डिफाइन किया है कि मेरे को रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से मेरे को यहां पे चीजें नहीं मिल रही है, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि भाई ऐसा कुछ दिख रहा है आपकी कंडीशन के हिसाब से, एंड दिस इज नथिंग बट एम्प्टी रिलेशन, या फिर वॉइड रिलेशन, या फिर नल रिलेशन। बात समझ आ गई? क्लियर है कहानी अपने को? चलो भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन पे, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल, मतलब इसमें सर सब समा जाएगा। तो जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं ये 16 के 16 लोग उठा लूं, मतलब रिलेशन मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही हो जाए, तो इसको दोस्तों बोल दिया जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, सिंपल है भाई। यूनिवर्सल रिलेशन तो आपको चमक भी गया होगा, इसमें एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। जब आप सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स उठा लो, मतलब आपका रिलेशन और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आपको सेम दिखने लगे, तो आप उसको बोलते हो कि भाई ये मैंने यूनिवर्सल रिलेशन बना लिया है, इसमें सारे के सारे जोड़े आ गए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलता हूं। देखो, इन तीनों को समझने से पहले एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी या फिर बाकी बुक्स में मेंशन नहीं होती है, लेकिन सीबीएसई से सवाल पूछता है। ठीक है, क्या है वो? थर्ड रिलेशन है, जिसको अपन लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आराम से समझना। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए जहां पर खुद इंसान खुद से रिलेट हो। सिर्फ ऐसे ऑर्डर पेयर्स, सिर्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऐसे पेयर्स जहां खुद इंसान खुद से रिलेटेड हो, या फिर इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, सिर्फ ऐसे पेयर्स जहां फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट सेम।
जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना, वहां से अगर मैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स उठा लूं, 1 का 1 के साथ उठा लूं, 2 का 2 के साथ उठा लूं, 3 का 3 के साथ उठा लूं और 4 का 4 के साथ उठा लूं, तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन का सिंपल सा मतलब है कि यहां पर दोनों जो एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स होने चाहिए आपके रिलेशन में, वो आइडेंटिकल होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर्स में, और सिर्फ यही होने चाहिए। ठीक है, इसको रिफ्लेक्सिव के साथ कंफ्यूज मत करना। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है सिर्फ का, जैसे ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन अगर मैं इन चारों के अलावा यहां पर किसी और भी ऑर्डर्ड पेयर्स को घुसा दूं ना, जैसे मान लो 3,3 रख दिया, 4,4 रख दिया, और यहां पे मैंने 2,3 भी रख दिया, तो दोस्तों अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि इनके अलावा कोई नहीं आना चाहिए भाई। लेकिन जो ये नीचे वाला है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये ना स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं होती है। इनके अलावा खुद से नाते वाले के अलावा भी और लोग हो सकते हैं। तो यहां से एक और मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि, और इसको आप लिख भी सकते हो, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is reflexive but not every reflexive relation is identity समझ गए होगे? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो होते हैं ना, उन्हीं का ही आप सोच सकते हो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन है आइडेंटिटी रिलेशन। और दोबारा से बता रहा हूं, आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ वो लोग आएंगे जहां पर आपको फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे सेम लोग दिखे। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर यहां पे नहीं घुस सकता है। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन सबसे सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इस चीज को अभी बस आप दिमाग में डालो, जब मैं इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं इस कॉन्सेप्ट पे वापसी आऊंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों ट्रू है। और यहां से आपके बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल बनते हैं। पीवाईक्यूज में आपको सवाल मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सवाल मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। आगे चलते हैं दोस्तों, और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द मेन 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसके बेसिस पे अपन लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को भी समझेंगे। तो सबसे पहला आता है अपना यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए टाइप का बिलोंग करता है टू द सेट ऑफ रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो आप उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलोगे। अब यहां पे ना कुछ ऐसी छुपी छुपी बातें हैं यार, जो ना डेफिनेशन में दिखती नहीं है, वो हम टीचर ही आप लोगों को बताते हैं, और उसके हिसाब से ही आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। समझना कैसे? जैसे अब आप जब भी रिफ्लेक्सिव के ऊपर चर्चा करोगे, या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है चेक करोगे, जो भी सवाल में दिया होगा, आपको हमेशा ओरिजिनल सेट के हिसाब से सोचना होगा कि ये रिलेशन कहां से बनाया गया होगा। मतलब ओरिजिनल सेट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां से बना है। जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया 1, 2, 3, ठीक है। ए में 3 एलिमेंट्स हैं और मैंने ए क्रॉस ए किया, यहां पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 ऑर्डर पेयर्स आएंगे, और मैंने एक ना रिलेशन लिख दिया यहां पे, इसमें मैंने ऑर्डर पेयर्स डाल दिए। मान लो मैंने लिख दिया 1, 1, 2, 2 और 1, 2, और मैंने आपसे पूछा कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो आप यहां पे डेफिनेशन देखोगे, A should belong to R for every A belongs to A. This capital A is the original set. यहां पर आप बोलोगे सर 1, 1 है, 2, 2 है, तो आप अपने को यहां पे दिख रहे हैं, तो मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोल देता हूं, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू। यहां पर जितने एलिमेंट्स हैं ना मेरे ओरिजिनल सेट में, वो सारे के सारे खुद से रिलेट होते हुए मेरे को रिलेशन में दिखेंगे। ओरिजिनल सेट के पास जाके मेरे को चेक करना पड़ेगा कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया। अगर कोई एलिमेंट छूटा हुआ होगा तो उसको आप रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए ये चीज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए नहीं होती है, अभी मैं बताऊंगा। रिफ्लेक्सिव के लिए दोस्तों आपको क्या सोचना होता है कि भाई जो दिया हुआ है ना, सिर्फ उसको नहीं चेक करूंगा, जो दिया हुआ है उसको ओरिजिनल सेट से जाके एक बारी मेरे को वैलिडेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहां पे कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया। जब मैंने जाके चेक किया, मान लो सिर्फ मैं ये देखूंगा और मैं बोलूंगा सर 1, 1 है, 2, 2 है,
तो सर ये ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन टाइप का दिख रहा है क्योंकि ए कॉमा ए टाइप के लोग दिख रहे हैं जहां पे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम है। अब यहां पर अगर मैंने सोचा नहीं किया, मेरे ओरिजिनल सेट में तो 3 एलिमेंट थे, तो यहां पे 3,3 भी होना चाहिए। इसलिए जो ये वाली लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि आपके रिलेशन में ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ओरिजिनल सेट। अब तुमको कहानी समझ आ रही होगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। अब देखो, जब बात आती है सिमेट्रिसिटी की, ट्रांजिटिविटी की, आपको जो रिलेशन दिया होगा और आपको बोला होगा कि चेक करो ये सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, तो अब आप ओरिजिनल सेट के पास नहीं जाओगे। जो चीज आपको दी गई है ना, उसी में ही आप लोगों को देखना है। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं कि भाई जो मेरे को रिलेशन दिया गया है, अगर उसमें ए कॉमा बी टाइप का है एलिमेंट, तो बी कॉमा ए टाइप का भी होना चाहिए। मतलब अदला बदली करके भी आपको लोग दिखने चाहिए। जैसे कि किसी रिलेशन में मान लो 1,2 है, तो आपको 2,1 भी दिखना चाहिए। अब आप ये नहीं बोलोगे कि अच्छा सर अब मैं दोबारा से ओरिजिनल सेट के पास जाऊंगा, 2,1 3,1 या फिर 1,2 3,2, यहां से आप जबरदस्ती ना उसमें घुसाओगे नहीं कुछ भी चीजें, जैसे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कर रहे थे। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में ओरिजिनल सेट के पास नहीं जाना होता है, रिफ्लेक्सिव में ओरिजिनल सेट के हिसाब से सोचना होता है। इस चीज को लिख लो, मेंटल नोट बना लो और दिमाग में बिठा लो। सिमेट्रिक के लिए जो गिवन रिलेशन होगा उसमें ही सिर्फ तहकीकात करी जाएगी कि अगर ए कॉमा बी टाइप का बंदा है तो बी कॉमा ए टाइप का भी बंदा है या नहीं। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपके गिवन रिलेशन में ओरिजिनल सेट के पास नहीं जाना है, गिवन रिलेशन में ए कॉमा बी टाइप का बंदा है, ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो क्या ए सी से भी रिलेटेड दिख रहा है? अगर ये ट्रू होगा तो आप बोल दोगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब यहां पे एक छोटी सी चीज है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो आप उसको प्यार से बोलते हो कि टू इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन की मैथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, धीरे धीरे आपको बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सा और इलैबोरेट करूंगा। तो इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एट द सेम टाइम, यू कॉल इट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भाई, चलो कुछ एग्जांपल्स करके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करते हैं और फिर सवाल तो आगे करेंगे। इसके बाद हम लोग फंक्शंस पे जाएंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे जाएंगे, और अभी तो मजेदार सवाल करने बाकी हैं यार, बहुत मजा आने वाला है। चलो भाई, सवाल ये रहा आपके सामने, पढ़ते हैं। और इन सवालों के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आइडेंटिटी रिलेशन सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन के अराउंड ना कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सीबीएसई इससे भर भर के सवाल पूछती है। जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये आपको 0 टू कॉम्पिटेंसी लेवल पे लेके जाएगा। हर सवाल आप बहुत प्यार से बना सकोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले ही मैं सारे प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल या फिर पहला इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, A relation R is defined on the set Z। ठीक है, एक रिलेशन R है जो कि सेट Z पे डिफाइन किया गया है, where Z is nothing but set of all integers। तो इस तरीके से सोचना है कि Z का Z के साथ आपने क्रॉस किया। ठीक है, तो यहां पर तो आपके Z क्रॉस Z में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब आपको किस तरीके से सोचना है रिलेशन को, कि A और B इस तरीके से रिलेटेड होने चाहिए। रूल दिया हुआ है, इफ एंड ओनली इफ 2A + 3B इज डिविजिबल बाय 5। तो आपको इस तरीके से रिलेशन सोचना है कि ऑर्डर्ड पेयर्स में आपका ये वाला रिलेशन वैलिडेट हो जाए कि 2A + 3B, कि अगर A, B टाइप का आप ले रहे हो, तो अगर A को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, B को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, तो वो 5 का मल्टीपल दिखना चाहिए, मतलब 5 से डिवाइड होना चाहिए। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Z, एग्जामिन इफ R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन Z और नॉट। तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन के लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मेरे ये सारे के सारे इंटीजर्स, क्योंकि ओरिजिनल सेट के हिसाब से सोचना है, तो सारे के सारे इंटीजर्स, यानी कि मान लो A, A टाइप की चीज हो, जहां पर 1,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है, -1, -1 हो सकता है, 0,0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहां पर जब तुम A, A के लिए ये वाली कंडीशन देखोगे तो तुमको मिलेगा 2A + 3A, जहां पर A तुम्हारा इंटीजर है, तो ये तो हमेशा ही 5 का मल्टीपल आएगा। दैट मींस दिस रिलेशन इज डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव। मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए, दैट मींस फॉर ऑल इंटीजर्स
This relation will hold true if you take same elements on both the places, that is first place and the second place. तो यहाँ पे 2a plus 3a रख के देखोगे अपने आप ही चमक जाएगा 5a, ये तो सर हमेशा ही 5 का मल्टीपल आएगा. दैट मीन्स इस पर्टिकुलर रिलेशन में ऐसे सारे के सारे लोग होने वाले हैं ऑटोमेटिकली, और ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स होंगे. ठीक है, इनफाइनाइट, क्योंकि इंटीजर्स भी तो इनफाइनाइट है. और आप देखो, आप यहाँ पे कोई सी भी चीज को, कितनी खूबसूरत चीज है, कोई से भी एलिमेंट्स को इस रूल पे रख के देखो, 1,1 रख के देखोगे तो यहां पर हो जाएगा 2 + 3 5. 2,2 रख के देखोगे तो ये हो जाएगा 4 + 6 10. तो आपको हमेशा 5 के मल्टीपल ही दिखेंगे. ठीक है, आप जनरल तरीके से भी सोच सकते हो, केस बाय केस भी सोच सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, या फिर सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आराम से पढ़ेंगे. अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट जेड. ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. और देखो सेम ही सवाल है. अब पूछा गया है कि आप ये बताओ कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा. रिफ्लेक्सिव सोचना ना थोड़ा सा आसान होता है, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है. तो अब देखो कंडीशन वही है कि अगर 2a + 3b डिविजिबल बाय 5 के हिसाब से सोचना है. ठीक है, ऐसे ही पेयर्स मेरे पास, ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे पास होंगे रिलेशन में. और अब मेरे को इमेजिन करना है कि यार अगर ऐसे टाइप का कोई रिलेशन दिख रहा होगा जहां पे a और b दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा. दैट मीन्स अगर a, b टाइप का है वहां पर, तो क्या मेरे को b, a भी दिखेगा या नहीं दिखेगा. तो अब ध्यान से सोचो कि अगर आपका a, b बिलोंग करता है टू द सेट R, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि 2a + 3b विल डेफिनेटली बी डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ये है ना आपके रिलेशन में. फिर क्रॉस चेक करना है कि b, है या नहीं है. तो अगर 2a + 3b 5 से डिविजिबल है, तो क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख दूं 5 × c, 5 का मल्टीपल. कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है. अब मेरे को चेक करना है कि अगर ये है तो b, a भी बिलोंग करेगा R को या नहीं. तो मतलब a और b की अदला बदली करो. तो यहां पर a की जगह रखो b और यहां पे b की जगह रखो a. ठीक है, और मान लेते हैं ये कुछ y के बराबर है. मेरे को नहीं पता ये y 5 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा. अगर है 5 का मल्टीपल तो मेरा रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा. अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक बारी के लिए ना इमेजिन करो कि आप इनको ऐड कर रहे हो, तो 2a + 3a 5a हो जाएगा और 3b + 2b भी 5b हो जाएगा. और ये और कुछ नहीं दोस्तों, 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 टाइम्स मैं यहां पे ले लेता हूं d. अब आपने दो चीजों को ऐड किया और ऐड करके आपको 5 का ही मल्टीपल मिल रहा है, और उसमें से एक चीज जो आपने ऐड करी वो 5 का मल्टीपल है, तो दूसरा चीज भी तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए. इन शॉर्ट, अगर आपको कुछ ऐसी चीज मिल रही है, x मान लेते हैं. ठीक है, इन सब चीजों को भूल जाओ. x + y इज अ मल्टीपल ऑफ 5, और आपको कोई ये भी बता दे कि x भी मल्टीपल है 5 का, तो आप बहुत ऑब्वियस तरीके से बोल सकते हो ना कि सर ये भी 5 का मल्टीपल होगा. सवाल समाप्त. यानी कि ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है. ये हो गया इसको प्रॉपर करने का तरीका. लेकिन सर इसको भी आप क्या स्पेसिफिक केस की तरह समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकता हूं. जैसे मान लो 2a + 3b, a और b मेरे को ऐसा चूज करना है दोस्तों कि वो 5 का ना मल्टीपल निकल जाए, 5 से डिवाइड हो जाए. तो एक काम करता हूं, 2 का मल्टीपल, जैसे मान लो 3 के मल्टीपल में 6 आता है और 2 के मल्टीपल में 16 आता है, तो 16 - 6 टाइप का बनाता हूं. ठीक है, तो उसके लिए मेरे को a को रखना पड़ेगा 8 और b को रखना पड़ेगा -2. यानी कि 8, -2 डेफिनेटली एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा जो कि R में फिट बैठेगा इस रूल के हिसाब से. क्योंकि देखो ये हो जाएगा 2 × 8 16, 16 - 6 10, 10 आपका 5 से डिवाइड होता है. तो अगर ये फिट बैठ रहा है तो मेरे को चेक करना है उल्टा, -2, 8 भी फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा. तो देखो 2 टाइम्स a यानी कि 2 टाइम्स -2 would be -4 plus 3 times 8 is 24, 20. This also gets divided by 5.
तो ये मैंने एक स्पेसिफिक केस लेके भी दिखा दिया। अब आप और जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स के हिसाब से सोचना, ठीक है, कि पहला और दूसरे पोजीशन पे इंटीजर बैठा होना चाहिए। कोई से भी रैंडमली इंटीजर पॉइंट्स के हिसाब से सोचो, उसको स्विच करो और उस पर फिर ये वाला रूल लगाओ, तुमको 5 से डिवाइड होती हुई संख्या ही दिखेगी। ठीक है, चल बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। हाँ भाई, अब एक और एग्जांपल है। अ रिलेशन P ऑन द सेट N इज गिवन बाय दिस। ठीक है, P में ऐसे A कॉमा B टाइप के आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और ये कहां से आया है? N क्रॉस N से आया है, मतलब नेचुरल नंबर्स के दो सेट्स को क्रॉस करा गया होगा। और अब कंडीशन क्या है भाई, कि रिलेशन में कैसे लोग हैं कि A इज अ डिवाइजर ऑफ B। ठीक है, कि A जो है वो B को डिवाइड कर रहा है सिंपल भाषा में। एग्जामिन वेदर P इज ट्रांजिटिव और नॉट, ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, तो यही चेक करना। तो अब देखो, अगर आपके रिलेशन में A कॉमा बी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ट्रांजिटिव ऐसे ही सोचा जाता है, A कॉमा बी एग्जिस्ट करता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि A डिवाइड्स B। और आपके रिलेशन में B कॉमा C टाइप का भी ऑर्डर्ड पेयर है, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दिस टेल्स मी दैट B डिवाइड्स C। तो अब आप एक बात बताओ, क्या इसी रिलेशन में A कॉमा C टाइप का कुछ एग्जिस्ट करेगा? तभी एग्जिस्ट करेगा अगर A C को डिवाइड करता होगा, तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, क्योंकि इस कंडीशन पे बैठेगा तो फिर रिलेशन में आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर A B को डिवाइड करता है, B C को डिवाइड करता है, तो क्या आप बोल सकते हो कि A C को भी डिवाइड करेगा? बहुत ऑब्वियसली बोल सकते हो, 10th क्लास में तुम HCF LCM पढ़ के आए हुए हो यार। तो ये विजुअलाइज करना बहुत आसान है। जैसे 2 4 को डिवाइड करता है और 4 8 को डिवाइड करता है, तो 2 8 को भी तो डिवाइड करेगा ना दोस्त। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगला सवाल, ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और सीबीएसई ये सवाल भी काफी पूछ चुका है अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो एक बार इस वाले एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, कि हमको सोचना है कि एक सेट है जिसमें इस ब्रह्मांड के सारे ट्राइंगल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस भी होगा, स्केलिन भी होगा, इक्विलेटरल भी होगा। इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी, मतलब हमने ये जो सेट ऑफ ट्राइंगल्स है ना, इन्हीं में ही एक रिलेशन डिफाइन किया, T1 T2, मतलब दो ट्राइंगल्स को आपस में रिलेट किया। एक ट्राइंगल्स की दुनिया ये रही, एक ट्राइंगल्स की दुनिया ये रही, और इनमें मैंने ट्राइंगल्स को क्या किया? रिलेट किया और एक रिलेशन डिफाइन किया, सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। और पेयरिंग ऑर्डर्ड पेयर्स किस हिसाब से उठाए गए हैं कि भाई वो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल होना। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए भाई आपको रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी सब चीजें एक एक करके प्रूफ करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आएगा कि मैं रिफ्लेक्सिव के ऊपर चर्चा करूंगा। तो मैं सोचूंगा कि यार क्या जो रिलेशन डिफाइंड है उसके हिसाब से टी कॉमा टी टाइप का कुछ फिट बैठेगा? तो यार ट्राइंगल खुद के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है, तो टी कॉमा टू पक्का फिट बैठे, टी कॉमा टी पक्का फिट बैठेगा, क्योंकि एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ये लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, दैट इज व्हाई द गिवन रिलेशन इज डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव। लिख नहीं रहा हूं, टाइम बचा रहा हूं इसलिए। फिर अब आप सोचोगे सिमेट्रिक के बारे में, तो एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपको बोल दिया गया कि T1 और T2 आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मींस दिस बिलोंग्स टू द रिलेशन, तो अगर T1 T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 के साथ भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा भाई, है ना? तो T2 T1 भी डेफिनेटली आपके रिलेशन में होगा, हेंस दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑल्सो। एंड फिर अब मैं चल रहा हूं ट्रांजिटिविटी के पास, कि अगर T1 T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या T1 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा? बिल्कुल होगा यार। T1 T2 के इक्वल है, T2 T3 के इक्वल है, तो T1 और T3 भी तो इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, हेंस ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। और आपने तीनों चीजें प्रूव कर दी कि एक रिलेशन अगर तीनों की तीनों चीजों पे वैलिडेट हो जाता है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिविटी की, सिमेट्रिसिटी की, ट्रांजिटिविटी की, तो आप उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हो, हेंस प्रूव्ड।
समझ आ गई बात? चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे दोस्तों। अब आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आराम से समझना, ठीक है? यहां से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन है इजी, प्यार से समझाऊंगा, एक ही बारी में समझ आ जाएगा। और इसके बाद फिर मैं इक्विवेलेंस रिलेशंस, रिलेशंस के अराउंड कुछ और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा और फिर मैं फंक्शंस चालू करूंगा, ठीक है? तो ये इक्विवेलेंस क्लास है क्या, ये डेफिनेशन, ये पॉइंटर्स, सारी चीजें आपको चमक जाएंगी। पहले ना एक बारी सरल भाषा में आपको मैं इक्विवेलेंस क्लास का मतलब समझा देता हूं। तो यार देखो, अपना ना कोई ओरिजिनल सेट है एक्स, ठीक है? अपन ने क्या किया, इस सेट एक्स पे एक रिलेशन डिफाइन कर दिया और ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी कि सर सिंपल सी बात है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा और ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो ओरिजिनल सेट है ना, इसको टुकड़ों में बांटा जा सकता है, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। ये आपका देसी टर्म है, इसी को ही आप टेक्निकल टर्म में बोलते हो कि आप अपने ओरिजिनल सेट के पार्टीशंस कर सकते हो या फिर उसको क्लासेस में ब्रेक कर सकते हो। अब ये जो पार्टीशंस है, क्लासेस है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको समझना है। अगर आप ये समझ गए तो इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट चमक जाएगा। ये जो पार्टीशंस हैं, ये जो क्लासेस है ना दोस्तों, ये कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रूल्स फॉलो करेंगी। सबसे पहली चीज कि इन पार्टीशंस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, दे विल ऑल बी रिलेटेड टू या फिर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये सब के सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे या फिर इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के, एज पर दिस इक्विवेलेंस रिलेशन, जो भी ओरिजिनली इक्विवेलेंस रिलेशन दिया गया था। इन पार्टीशंस में, इन क्लासेस में जो लोग होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, जो कि एक्चुअली इसी का ही पार्ट होंगे, एक्स के ही टुकड़े होंगे, एक्स का ही पार्ट होंगे, ये आपस में सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे, रिलेटेड होंगे एज पर द गिवन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो पार्टीशंस होती है ना, आपस में इनमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने सेट एक्स के दो टुकड़े करे, ठीक है? टुकड़ों को मैं बोल रहा हूं T1 और T2, मतलब ये दो क्लासेस हैं या फिर आप इनको बोल सकते हो दो पार्टीशंस हैं। तो ये आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ये आपस में कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं शो करेंगे, कुछ इंटरसेक्शन, कुछ कॉमन नहीं शो करेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों कि आप जब इन टुकड़ों का यूनियन करते हो तो आपको आपका ओरिजिनल सेट मिल जाएगा। अब ये सारी चीजें आपको बहुत प्यार से समझ आएंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो यहां पर मैंने लिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स। तो यहां पे मेरा जो x है वो z के बराबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, गिवन बाय r a कॉमा b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे और इसकी मदद से इक्विवेलेंस क्लासेस बना के समझेंगे और रिप्रेजेंटेशन भी समझेंगे। तो दोस्तों सवाल क्या है कि मेरा जो ओरिजिनल सेट है वो है z, उसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया। आराम से सारी चीजें विजुअलाइज करेंगे। और रिलेशन किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि a कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और a कॉमा बी क्या आपके कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई a माइनस बी ये दो से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं कि a माइनस बी शुड बी इवन, बोल दो ना, सेम ही चीज है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट तब आता है जब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो सबसे पहले इसको मैं इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करूंगा दोस्तों, ठीक है? तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिविटी का केस। तो अगर आप एक बात बताओ, a कॉमा ए के हिसाब से सोचोगे कि a कॉमा ए ये रिलेशन में सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो आप बोलोगे सर a माइनस ए तो जीरो होता है एंड जीरो इज एक्चुअली इवन, तो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज एक्चुअली रिफ्लेक्सिव। फिर मैं बात करूंगा सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिसिटी का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप a कॉमा बी को मान लो कि ये रिलेशन में है, यानी कि a माइनस बी आपका इवन है, तो क्या b माइनस ए भी इवन होगा? तो आप बोलोगे सर ये क्या बच्चों वाली चीज है, तो आप 10th में पढ़ा चुके हो। ऑब्वियस सी बात है कि a माइनस बी इवन है तो यार b माइनस ए भी इवन होगा ना। मान लो a माइनस बी आ रहा है आपका 2 के बराबर, तो b माइनस ए हो जाएगा -2। 2 और -2 दोनों ये दोनों ही इवन होते हैं।
ऐसी 4 और -4 भी दोनों के दोनों इवन है, ठीक है। तो ये भी चीज ट्रू है, यानी कि सिमेट्रिसिटी भी प्रूव हो गई। अब आते हैं दोस्तों ट्रांजिटिविटी पे, कि अगर ए कॉमा बी आपके रिलेशन में है, यानी कि इसका सिंपल सिंपल मतलब है कि ए माइनस बी इज इवन, ठीक है भाई दोस्तों। और बी कॉमा सी भी आपका रिलेशन के अंदर है, इसका सिंपल सा मतलब है कि बी माइनस सी भी इवन है। अगर ये दोनों कंडीशंस को सच मान लूं तो क्या आपको ए कॉमा सी भी आर के अंदर दिखने वाला है, यानी कि क्या आप बोल सकते हो कि ए माइनस सी भी इवन होगा। तो अगर आपने ए माइनस सी को इवन प्रूफ कर दिया तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों केसेस को ऐड करते हो, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो आपको मिलने वाला है ए माइनस सी। ये इवन है, ये इवन है, दो इवन चीजों को ऐड करोगे तो इवन ही मिलेगा। तो ये सब चीजें लिख के आप बोल दोगे कि ए माइनस सी भी सर इवन है। हेंस दिस डिफाइंड रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, देयरफॉर दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सर ये तो बहुत प्यार से समझ आ गया, ऐसा सवाल आपने, ऐसा एग्जांपल आपने पहले भी करवा दिया, तो ये तो हमारे दिमाग में बैठ गया है। अब यहीं से ही इक्विवेलेंस क्लास को इमेजिन करना है, ठीक है। एग्जांपल से बहुत प्यार से समझ जाओगे, फिर पूरी डेफिनेशन जो मैंने बताई है ना, ये और ये प्रॉपर्टी सारी की सारी चमक जाएंगी। तो अब यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके आप टुकड़े कर रहे हो, ठीक है। इसके आप पार्टीशंस के बारे में सोच रहे हो, क्लासेस के बारे में सोच रहे हो। इस तरीके से सोचना है कि जो पार्टीशन करोगे ना, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे दैट शुड बी रिलेटेड बाय दिस कंडीशन, कि इवन होना चाहिए उनका डिफरेंस। तो आप एक बात बताओ मेरे को, अब यहां से ना मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं। अगर मैं बोलूं कि यार जीरो, जीरो के साथ अगर मैं रिलेट कर दूं, जीरो प्लस माइनस टू के साथ मैं रिलेट कर दूं, जीरो प्लस माइनस फोर के साथ मैं रिलेट कर दूं, ऐसे ही जीरो प्लस माइनस सिक्स के साथ, और ये सारे की सारी चीजें आपको दिख रही हैं। आप इस तरीके से बोल सकते हो कॉमन तरीके से कि जीरो सारे के सारे इवन नंबर्स के साथ रिलेटेड है, या फिर जीरो सारे के सारे इवन नंबर्स के साथ इक्विवेलेंट है इस कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि आप लोग जब इवन नंबर्स का सब्ट्रैक्शन इवन नंबर्स के साथ ही लोगे या फिर जीरो के साथ लोगे तो आपको इवन ही तो मिलेगा। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि यार जीरो इन सारे के सारे इवन नंबर से रिलेट किया जा रहा है, तो आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो, ये आपने एक्चुअली टुकड़ा कर दिया एक्स का, जहां पर आप सारे के सारे इवन नंबर्स ले रहे हो। इंटीजर्स में इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स ही तो होते हैं, और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सारे इवन नंबर्स खुद से रिलेट किए जा सकते हैं, खुद के इक्विवेलेंट है। यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, ये जो है ना आप इसको ऐसे लिखोगे कि ये जीरो की इक्विवेलेंस क्लास है, क्योंकि यहां पर आपने जीरो को बेस बना के जीरो से सारे के सारे इवन नंबर्स रिलेट कर दिए, इक्विवेलेंट दिखा दिए। मतलब ये आपको दिखा रहा है कि आपने सेट एक्स में एक टुकड़ा किया जहां पर सारे के सारे इवन नंबर्स खुद से इक्विवेलेंट है, क्योंकि इवन नंबर्स का डिफरेंस इवन ही आपको मिलता है, ठीक है। इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहां पे एक चीज यहां पे नोटिस करेंगे जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर जीरो कॉमा प्लस माइनस टू है, तो क्या यहां पे प्लस माइनस टू कॉमा जीरो भी होगा? ध्यान से समझना, ये जो इक्विवेलेंस क्लास है, इक्विवेलेंस पार्टीशन है, ये खुद में इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जो ये इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, इक्विवेलेंस पार्टीशंस होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स रिलेट किए जाते हैं, इक्विवेलेंट दिखाए जाते हैं एज पर द गिवन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये खुद में एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है दोस्तों, तो ये चीज नहीं है यहां पे। बस इसका तात्पर्य समझो कि जीरो इक्विवेलेंस क्लास में आपको सारे के सारे इवन नंबर्स मिल रहे हैं। अब एक बच्चा बोलेगा सर मेरे को जीरो नहीं बोलना, मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जिसको भी आप बेस बना के बोल रहे हो उसकी इक्विवेलेंस क्लास बोल दी जाती है और ऐसा कर्ली ब्रैकेट लगा दिया जाता है। तो यहां पर सर मैं दो को ना सबसे रिलेट कर देता हूं, जीरो से रिलेट कर दिया, फिर दो को खुद से भी रिलेट कर सकता हूं प्लस माइनस टू से, फिर टू को प्लस माइनस फोर से भी रिलेट कर सकता हूं। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो अ राइट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। लेकिन चाहे ये हो चाहे ये हो, इनका असेंस सेम है। ये बात सेम कहना चाह रहे हैं कि आपका जो एक्स है यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, उसमें अगर आप इवन नंबर्स को रिलेट कर दोगे आपस में तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन पे खरा उतरेगा। जो इक्विवेलेंस रिलेशन की स्टेटमेंट है उसके हिसाब से सारे इवन नंबर्स खुद से रिलेट करे जा सकते हैं, समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर आप बोलोगे सर हाँ
दूसरा जो इक्विवेलेंस क्लास है इस केस के हिसाब से वो ऑड नंबर्स की क्लास हो जाएगी। तो अगर आप 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखो तो 1 आपका सारे के सारे ऑड नंबर से रिलेट किया जा सकता है, और यहां पर ऑड माइनस ऑड आपको इवन ही मिलता है। तो आप समझ पा रहे हो, ये आपकी इवन क्लास है, ये आपकी ऑड क्लास है। और यहां पर बस स्टैंडर्ड है कि आप इवन क्लास को ऐसा बोल देते हो कि दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। आप इवन क्लास को ऐसा भी बोल सकते हो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4। ऑड क्लास को आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 भी बोल सकते हो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 भी बोल सकते हो। बस आपको ये समझना है कि तात्पर्य सेम है, एसेंस सेम है, मीनिंग सेम है। तो इन शॉर्ट आपने x को दो टुकड़ों में बांट दिया, इवन नंबर्स जहां पे रिलेटेड है एक क्लास में, और जहां पर ऑड नंबर्स रिलेटेड है। और खुद देखो जो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी थी कि इनमें कोई भी इंटरसेक्शन आएगा क्या, ओवरलैपिंग आएगी क्या, नहीं आएगी सर, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो हमको क्लासेस इस तरीके से सोचनी पड़ती हैं इन कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। और जो क्लासेस होंगी इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। और उसके साथ साथ जो एक और कंडीशन थी कि अगर आप इन दोनों का यूनियन कर दो, समेशन कर दो, तो आपको आपका ओरिजिनल सेट पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास का सिंपल सा समरी मैं तुमको दे रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, और इस पे मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। नंबर 1 पॉइंट कि इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। आपने किसी ओरिजिनल सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया। अब आप जो ये ओरिजिनल सेट है इसके पार्टीशंस कर सकते हो, टुकड़े कर सकते हो। इन पार्टीशंस की खासियत क्या होगी कि इन पार्टीशंस में जो एलिमेंट्स होंगे ना वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, या फिर इसी को बोला जाता है कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। तो आपके इन पार्टीशन में इक्विवेलेंट एलिमेंट्स रहते हैं एज पर द इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये जो पार्टीशंस हैं, ये जो क्लासेस हैं, इनकी और खासियत क्या होती है कि इनमें आपको कुछ ओवरलैपिंग नहीं दिखेगी एलिमेंट्स के अंदर। और अगर आप इन सारी इक्विवेलेंस क्लासेस को साथ में लाके खड़ा कर दोगे, यूनियन कर दोगे, तो आपको आपका ओरिजिनल सेट मिल जाए। और इक्विवेलेंस क्लास अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। इक्विवेलेंस क्लास का सिंपल सा मतलब है कि उसमें आपके ओरिजिनल सेट्स के एलिमेंट्स डाल दिए गए हैं कुछ, और ये एलिमेंट्स आपस में इक्विवेलेंट है अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट इज इट। अभी इसके एग्जांपल करवाऊंगा ना तो तुमको चमक जाएंगी सारी की सारी चीजें और अच्छे से। अब आ रहे हैं भाई अपने सेकंड टॉपिक, दैट इज फंक्शन पे। सबसे पहले तो हमको 11th का ही कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा कि भाई फंक्शन होता क्या है। उसके बाद अपन लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पे जाएंगे। अगेन ये जो डेफिनेशन वाला बिट है, ये सारी की सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी आपको अभी। तो भाई अपन ने रिलेशन अच्छे से समझ लिया है, अब मैं आपको रिलेशन से ही फंक्शंस को कनेक्ट करके दिखाता हूं, ठीक है। बहुत प्यार से दिमाग में बैठेगा। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, आप बहुत सारे रिश्ते बनाते हो, ठीक है, दोस्ती के रिश्ते बनाते हो, डेट करते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन हर चीज क्या टिकती है, क्या फंक्शन में कन्वर्ट होती है। इस तरीके से सोचना है कि यार कुछ रिश्ते हैं जो कि आगे जाके ना वैलिडेट हो जाते हैं और फिर हमारे साथ लाइफ टाइम रहते हैं। आप उन्हीं को ही सिर्फ फंक्शंस बोल सकते हो। या फिर मान लो जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अब वो गर्लफ्रेंड के साथ शादी हो रही है या नहीं हो रही है, फंक्शन में कन्वर्ट हो रही है वो चीज की आप बुला रहे हो यार दोस्ती यारों को, बारातियों को बुला रहे हो, फिर लाइफ टाइम के लिए यार एक दूसरे को कमिट कर रहे हो। उस चीज के लिए आप लोगों को क्या सोचना पड़ता है, आप सोचते हो कि यार हमारी जमेगी या नहीं जमेगी, हमारी क्वालिटीज मैच कर रही हैं नहीं कर रही हैं। तो इसी तरीके से आप कौन से रिलेशंस को फंक्शंस में क्वालिफाई कर सकते हो, उसके लिए आपको दो कंडीशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं किसी रिलेशन में, तब जाके आप उसको फंक्शन की कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो। क्या है ये कंडीशन, ऑलरेडी आप 11th में पढ़ के आए हुए हो, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन, अब देखो अगेन आपको सोचना पड़ेगा कि आप जब रिलेशन बना रहे हो तो आप दो सेट को पिक्चर में लेके उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो। और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, इट इज नथिंग बट यहां से यहां इंट्रैक्शन करवा रहे हो। फंक्शन की लैंग्वेज में इसी को मैपिंग बोला जाता है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। मैपिंग बोला जाता है, इमेज बोला जाता है, ठीक है, कि आपकी इस वाले एलिमेंट की इमेज है इस पर्टिकुलर सेट में। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, जो मेरा ये फर्स्ट सेट है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे मैप होने चाहिए कहीं ना कहीं, कोई सा भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सो द फर्स्ट कंडीशन इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
should have an image। ठीक है, कि सेट ए में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे यहां पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करते हुए आपको दिखाई देने चाहिए। कोई भी अगर एलिमेंट आपका सेट ए का छूट गया तो आप उसको दोस्तों फंक्शन नहीं बोल सकते। और दूसरी कंडीशन क्या है, अब ये जो मैपिंग हो रही है, ये जो इमेज बनाई जा रही है, ये जो कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है, इसी के ऊपर सेकंड कंडीशन है कि आपका जो सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लो कि यहां पर कोई एक एलिमेंट है सेट ए, यहां पर अगर ये इसके साथ भी गुलछर्रे उड़ाएगा और इसके साथ भी गुलछर्रे उड़ाएगा ना, तो आप इसको फंक्शन नहीं बोल सकते हो। तो यहां पर एक तरीके से समझो, ये चमक जाएगी तुमको चीज कि सेट ए के जो एलिमेंट्स है ना, उनको आपको लॉयल्टी टेस्ट के थ्रू गो थ्रू करवाना है। अगर वो लॉयल्टी टेस्ट पे खरे उतरते हैं तभी आप उसको फंक्शन में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये ऐसी चीज दिखी तो आप इसको फंक्शन नहीं बोल सकते। लेकिन यहां पर एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ए सेम इंसान से इंटरेक्ट कर रहा है और यहां पे एक दूसरा एलिमेंट है ये भी सेम इंसान से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये अलाउड है, इसको आप फंक्शन बोलोगे। तो आपके एलिमेंट्स की वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने किसी से इंटरेक्ट कर लिया सेट बी में तो दूसरा इंसान नहीं कर सकता। तो मतलब जो लॉयल्टी का टेस्ट है वो सेट ए के लोगों के लिए है, सेट बी के लोग फ्री हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिखी तो आप बोलोगे कि भाई रिलेशन मेरा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे सिखा देता हूं, 11th में आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स करे होंगे। जैसे मान लो कि कोई रिलेशन है जो कि एक ओरिजिनल सेट 1 to 3 पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, 1 to 3 पे डिफाइन किया गया है और इसमें मान लो ये लोग हैं 1,1 1,2 और मान लो 2,3 और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो आप बोलोगे सर 1 रिलेटेड है 1 से, 1 2 से भी रिलेटेड है। सबसे पहले तो यहां पे देखो एक ने लॉयल्टी टेस्ट ही फेल कर दिया तो ये उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन नहीं बोला जा सकता। और मान लो कि मैं ये हटा देता हूं और अब मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन है, तो आप बोलोगे सर 1 की भी इमेज है 2 की भी इमेज है लेकिन 3 की तो इमेज है ही नहीं। सेट ए के सारे लोगों की इमेज होनी चाहिए, तो यहां पर 3 भी एज फर्स्ट एलिमेंट दिखना चाहिए था। अगेन फंक्शन नहीं है ये। और मैं बोल दूं कि यार ऐसे टाइप की चीज चल जाएगी क्या, क्या इसको मैं फंक्शन बोल सकता हूं? तो हाँ सर 1 की इमेज है, 3 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है। क्या यहां पर कहीं पर भी लॉयल्टी ब्रेक हो रही है? आप बोलोगे सर 1 1 के साथ जुड़ा हुआ है, 2 3 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 2 के साथ जुड़ा हुआ है। सर कहीं पर भी लॉयल्टी ब्रेक नहीं हो रही। और देखो इसी को ही ना आप, वैसे फंक्शंस को हम लोग एज मैपिंग एज इमेज ज्यादा बेटर तरीके से पकड़ पाते हैं कि 1 2 3 है, यहां पर भी 1 2 3 है। 1 की मैपिंग आपने 1 के साथ करवा दी, 2 की मैपिंग 3 के साथ करवा दी, 3 की मैपिंग 2 के साथ। और दोस्तों यहां पर यह भी हो सकता था कि आपने 2 की मैपिंग 2 के साथ करवा दी, 3 की मैपिंग भी 2 के साथ करवा दी, तो सेट बी के अंदर आप एलिमेंट को छोड़ सकते हो, चल जाएगा वो, तो भी फंक्शन कहला सकता है। दोनों कंडीशंस को दिमाग में रखना, जो आपका फर्स्ट सेट है उसमें कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए और हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। और लॉयल्टी टेस्ट वाली चीज दिमाग में रखना कि ऐसा ना हो कि यहां पर एक एलिमेंट एक से ज्यादा जगह इमेज जाके बना रहा हो, दैट इज नॉट अलाउड। तो ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है भाई, यही चीज यहां पे लिखी गई है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जो आपके फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उसको आप प्री इमेज बोलते हो, जो सेकंड वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेट बी से आते हैं उसको आप इमेजेस बोलते हो। उसके बाद यार फंक्शन को एज मैपिंग भी देखा जाता है कि जैसे आपने मान लो एज पर फंक्शन एफ आपने किसी एलिमेंट ए को बी के साथ मैप कर दिया तो ऐसे लिखा जाएगा उसको। ठीक है, कि ए की इमेज है बी और बी की प्री इमेज है ए। फिर अभी जब आप सवाल करोगे तो आपको दिखेगा ऐसा कुछ, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है डोमेन का, कोडोमेन का, रेंज का, जो आप 11th में ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हो, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं। तो यहां पे जो पहला वाला सेट होता है दिस इज नथिंग बट कॉल्ड डोमेन। यहां से आपके पहले वाले एलिमेंट्स उठाए जा रहे हैं और ये है आपका कोडोमेन।
दिस इज सेट बी। अब ध्यान से देखना, जो ये डोमेन में आपके लोग हैं इसको बोल दो, जैसे मान लो कि इसमें जो एलिमेंट्स है उसको मैं बोल रहा हूं कि एक्स, एंड एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो आपने एक्स को मान लो कहीं वाई पे मैप कर दिया अंडर फंक्शन एफ। तो ये जो एफ है इसको आप बोलोगे इमेज, एक्स जो है उसको आप बोलोगे प्री इमेज। और देखो ऐसे आप जितने भी डोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबको मैप करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इमेज मिलेगी अंडर फंक्शन एफ। तो ये जो इमेजेस की कलेक्शन होती है, इमेजेस का सेट होता है, इसी को आप बोलते हो रेंज। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया, जरूरी नहीं है जो सेट बी है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स एज इमेजेस दिख जाए, ठीक है। इसलिए जो कोडोमेन होता है जरूरी नहीं है कि वो रेंज के बराबर हो, बट हां ये फॉर श्योर है कि रेंज में जो एलिमेंट्स होंगे वो कोडोमेन के अंदर से ही आएंगे। दैट मींस इट इज प्रिटी सिंपल दैट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये सारी चीजें आप 11th में पढ़ के आए हुए हो, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। अब भाई हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब हम लोग 12th वाले कॉन्सेप्ट्स पे आ रहे हैं और थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो गया है, तो मैं अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं आपको मस्त मस्त। तो सबसे पहला है अपना वन वन फंक्शन, जिसको हम लोग प्यार से इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। वन वन फंक्शन सिंपल सा है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक इंसान एक के साथ ही जाके मैप होगा। मतलब यहां पे दोस्तों, और यहां पे ना यूनिक चीज जुड़ जाती है कि आपकी जो मैपिंग है ना वो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से यूनिक चलेगी। मतलब यहां पर ये वाला केस नहीं होगा कि आपने दो एलिमेंट्स को एक जगह मैप करवा दिया। इसको आप फंक्शन तो बोल सकते हो, लेकिन ये वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन का दोस्तों सिंपल सा मतलब है, सॉरी, वन वन फंक्शन का सिंपल सा मतलब है कि एक इंसान एक ही जगह जाके यूनिक मैपिंग करेगा। मतलब मान लो अगर यहां पर चार लोग हैं ए बी सी डी, और यहां पे मान लो पांच लोग हैं 1 2 3 4 5, तो ए की मैपिंग 1 से करवा दी, बी की मैपिंग 3 से करवा दी, सी की मैपिंग 2 से करवा दी, डी की मैपिंग 5 से करवा दी। क्या आप इसको वन वन फंक्शन बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे, क्योंकि आपके सेट ए में जो एलिमेंट्स है उन सबकी यूनिक मैपिंग हो रही है। यूनिक इज द कीवर्ड है। अब पढ़ो यहां पे, अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जहां पे ए मेरे डोमेन वाला है, बी मेरा कोडोमेन वाला है, इज सेट टू बी वन वन इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए। सारे के सारे अलग एलिमेंट्स की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोगों को प्रूफ करने को भी आता है कि प्रूफ करो कि ये फंक्शन वन वन है। तो वहां पर हम लोग क्या यार कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, अभी मैं सवाल करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं तुमको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो अगर तुमको किसी सवाल में प्रूफ करने को आ जाए कि यार इस फंक्शन को ना वन वन प्रूफ करो, तो हम लोग यहाँ पे ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। जैसे आप लोग 10th में रियल नंबर्स वाला चैप्टर में प्रूव दैट रूट थ्री इरेशनल में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते थे। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं कि यार मान लेते हैं हमारे डोमेन के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, लेट्स से x1 एंड x2, जो कि एक कॉमन इमेज शेयर कर रहे हैं, मतलब यूनिक नहीं है इनकी इमेज। इस तरीके का केस है कि x1 और x2 सेम जगह जाके मैप हो रहे हैं, इनकी इमेज कॉमन है, ठीक है, कि x1 एंड x2। और देखो यहां पर तुमको समझना पड़ेगा, ये तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि यहां पर मैं इनकी इमेज को, x1 की इमेज को f ऑफ x1 बोल सकता हूं, ठीक है, अंडर फंक्शन f, और यहां पर मैं f ऑफ x2 बोल सकता हूं। तो कहने का मतलब है कि x1 और x2 की इमेज अंडर f इक्वल है। तो अगर मैं ये कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलूंगा, मतलब ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये फंक्शन मेरे को वन वन की तरह नहीं देखना है, और फिर मैं जब इसको आगे प्रोसीड करता हूं ना, ऐसे f ऑफ x1 और f ऑफ x2, क्योंकि फंक्शन मेरे को दिया होगा, मैं x1 और x2 डाल के इक्वेट करता हूं, और एंड में मेरे को ये दिख जाता है कि अगर आप ये चीज मान के चल रहे हो ना, इसका सिंपल सा मतलब ये दिख रहा है मेरे को कि x1 और x2 आइडेंटिकल है। दैट मीन्स आपने जो अज्यूम किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, मतलब ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है। तो आप बोलते हो कि अच्छा यार, फिर तो मतलब यहाँ पे जितने भी मेरे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उन सबकी डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगी, हेंस द फंक्शन इज वन वन। समझ आ गया होगा, इजी चीज, इजी चीज है कि कॉन्ट्रडिक्शन लेके चल रहा हूं कि यार दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है जिनकी कॉमन इमेज, लेकिन कॉमन इमेज वाले कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, सॉल्व किया, तो देखा यार डिस्टिंक्ट तो है ही नहीं है, तो सेम है। दैट मीन्स जो मैंने अज्यूम किया था वो गलत हो गया, हेंस द फंक्शन इज वन वन।
आगे बढ़ो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेनी टू वन फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है मेनी टू वन फंक्शन या फिर मेनी फंक्शन का मतलब क्या है कि यहां पर यूनिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके यहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जो कि सेम जगह पे जाके मैप किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आपको एग्जांपल दिख रहा है। तो अ फंक्शन ए टू बी इज सेड टू बी मेनी टू वन इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए मैप्स टू द सेम एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आ रहा है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को प्यार से सब्जेक्टिव भी बोला जाता है। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव बोला जाता है प्यार से, और ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव बोला जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब सब्जेक्टिव फंक्शन या फिर ऑन टू फंक्शन क्या कहता है? यहां पर सिंपल सी चीज है, यहां पर प्रायोरिटी दी जाती है सेट बी को। ऑन टू फंक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों कि आपकी ना रेंज और कोडोमेन यहां पे बराबर हो जानी चाहिए। मतलब आपके जो सेट बी में एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट एज इमेज दिखने चाहिए ऑफ सम एलिमेंट इन द सेट ए। अ फंक्शन एफ defined from a to b is said to be onto if every element of b is the image of some element of a under f। अब वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज हो जाए या फिर एक एलिमेंट की इमेज हो जाए उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर कोई भी इंसान छूटना नहीं चाहिए। तो इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। सारी चीजें आप सिंक में ना रिलेट कर पा रहे। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव हो एट द सेम टाइम। दैट मींस वो वन वन और ऑन टू हो एट द सेम टाइम। वन वन और ऑन टू का मतलब है कि वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस हो। ऐसा ना हो कि यहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट सेम जगह मैप हो रहे हो, और ये भी नहीं होना चाहिए कि सेट बी का कोई एलिमेंट छूट जाए। तो देखो इसको विजुअलाइज कैसे करोगे? जैसे मान लो, अब यहां पे मैं थोड़ा सा ना आपको टिपिकल केसेस में लेके जा रहा हूं जहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। मान लो यहां पे चार लोग हैं और यहां पे पांच लोग हैं। आपने इसको वन वन बनाने की कोशिश करी तो ए को आपने इससे कर दिया, बी को यहां कर दिया, सी को यहां कर दिया, डी को यहां कर दिया। आप चाहते हुए भी ना इसको ऑन टू नहीं बना सकते हो, क्योंकि अगर इसको ऑन टू बनाने की कोशिश करोगे तो ये वन वन नहीं रहेगा। तो आप समझ पा रहे होगे कि ऐसे वाले केस में जहां पर सेट ए में कम एलिमेंट्स हैं, सेट बी में ज्यादा एलिमेंट्स हैं, वो कभी भी वन वन ऑन टू एट द सेम टाइम हो ही नहीं सकता। या तो वन वन होगा या तो ऑन टू होगा। अब एक और एग्जांपल लेते, मान लो इक्वल है, ए बी सी डी है और यहां पे है वन टू थ्री फोर। अब भाई आप इसको वन वन और ऑन टू एट द सेम टाइम बना सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेता हूं कि सेट ए में मेरे ज्यादा लोग हैं और सेट बी में मेरे तीन लोग हैं। तो अब क्या आप इसको वन वन ऑन टू बना सकते हो? तो आप बोलोगे सर ठीक है, इसको मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूं, इसको मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूं, और इसको मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूं। सर अब ना ये ऑन टू तो हो गया। सबसे पहले तो ये फंक्शन नहीं रहा क्योंकि यहां पे डी छूट गया। अब यहां पर मान लो कि आप डी को थ्री से मिला रहे हो, तो आपको समझ आ रहा है कि सर ये ना एक ऑन टू फंक्शन तो बन गया, फंक्शन है, फंक्शन की तरह क्वालिफाई हो गया और ऑन टू भी बन गया, लेकिन क्या ये वन वन रहा? क्या ये वन वन रहा? आप बोलोगे अगेन सर ये वन वन नहीं रह सकता। तो मतलब अगर ए में कम है तब भी गड़बड़ होगी, ए में ज्यादा है तब भी गड़बड़ होगी। वन वन ऑन टू के लिए दोनों के दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। दिस इज वेरी वेरी मैंडेटरी। मैं आपको दोबारा इस चीज को बता देता हूं कि मान लो यहां पे चार लोग हैं और यहां पे पांच लोग हैं। आप वन वन बनाने की कोशिश करोगे तो ऑन टू नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट छूट जाएगा दोस्तों, क्योंकि सबकी डिस्टिंक्ट इमेज चाहिए मेरे को वन वन के हिसाब से। यहाँ पे भी चार है, यहाँ पर भी चार है, या फिर यहाँ पे पांच है, यहाँ पे पांच है, तो वन वन भी एस्टैब्लिश हो जाएगा और ऑन टू भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर ज्यादा और यहां पर कम है, जैसे ये वाला केस है, तो अगर आप यहां पे वन वन बनाने की कोशिश करोगे, सबसे पहले तो अब यहां पे वन वन बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे चार लोग हैं, यहां पे तीन लोग हैं, एक की तो ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, ऑन टू बन जाएगा यहां पे।
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको ना दिमाग में बिठा रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई इन कॉन्सेप्ट्स पे अब आपको टेस्ट करता है केस स्टडी क्वेश्चंस के थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू, और ये आपको किसी बुक में, किसी और यूट्यूब लेक्चर्स में ये सारी चीजें ऐसे डिटेल में डिस्कस होती हुई दिखाई नहीं देंगी। और अभी मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में इनको और डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यार। देखो अब ना डिलीटेड कॉन्सेप्ट है एक, जिसमें से मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक तुमको पढ़ा रहा हूं। ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। इसको मैं तुमको बहुत ही बेसिक तरीके से सिखा रहा हूं। ये सारी की सारी जो टेक्निकल चीजें हैं ये तुमको नहीं पढ़नी है। बस तुमको इस तरीके से समझना है कि मान लो कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, इनको ना कंपोज कर दिया, मतलब यहां पे x की जगह मैंने g ऑफ x डाल दिया। तो इसको ना प्यार से बोला जाता है f ऑफ g ऑफ x, और इसको प्यार से बोला जाता है फॉग। और यहां पर मैंने x की जगह, मतलब जो g की इनपुट वैल्यू है उसकी जगह मैंने f ऑफ x डाल दिया। मान लो g के अंदर मैंने f ऑफ x डाल दिया, तो इसको बोला जाता है गॉफ, या फिर g ऑफ f ऑफ x, और इसको प्यार से बोला जाता है गॉफ। अब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इनका असेंस क्या है यार दोस्तों? ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है या फिर कॉम्पोजिट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है, तुमको कैलकुलस में बहुत काम आने वाला है। इसलिए मैं इस पे 2 मिनट और लेके ना तुमको इसकी विजुअलाइजेशन दे देता हूं, असेंस समझा देता हूं और एग्जाम्पल से समझा देता हूं, तो जल्दी तुमको चमक जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स, जिसको मैंने बोल दिया यार -x² + 4, रैंडमली ले लेता हूं, ठीक है। और फिर मैंने g ऑफ एक्स ले लिया, g ऑफ एक्स मान लो मैंने ले लिया मॉड ऑफ। तो ये दो फंक्शंस हैं, और फंक्शंस को आप ना मशीन की तरह विजुअलाइज करते हुए आए हो। 11th में आपने सीखा है ये कि यार मशीन की तरह ऐसे मैं विजुअलाइज कर सकता हूं कि इस फंक्शन में कोई इनपुट वैल्यू जाएगी और फिर इस मशीन से कोई आउटपुट वैल्यू निकलेगी अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन। तो मैं यहां पे इन दोनों मशीन्स को ना साइड बाय साइड प्लेस कर रहा हूं। तो ये हो गई मेरी पहली मशीन, जो कि -x² + 4 के हिसाब से जनरेट करेगी वैल्यूज, और यहां पर मेरी हो गई दूसरी मशीन जो कि मॉड x के हिसाब से जनरेट करेगी वैल्यूज। तो यहां पर मैंने पहली मशीन में ना कुछ इनपुट वैल्यू डाल दी। मान लो मैंने यहां पे डाल दिया 3 के हिसाब से यहां से आउटपुट वैल्यू क्या निकलेगी? तो यहां पर हो जाएगा -9 + 4। -9 + 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? -5। अब जो यहां पे पहली वाली मशीन से आपकी आउटपुट वैल्यू निकली है ना, यही आपको एज इनपुट वैल्यू दूसरी मशीन में डालनी है। अब यहां पे मॉड ऑफ -5 का हो जाएगा 5। तो अब ना एक ना टोटालिटी में समझना, यहां पर दो मशीन ने एक काम किया है कि 3 मेरा इनिशियल इनपुट था और मेरा फाइनल इनपुट 5 आया है। दो मशीनों ने मिलकर कार्य किया है, वर्क किया है कि 3 मेरा इनपुट था तो 5 मेरा आउटपुट आया है। अब मैं अपने काम को रिड्यूस करने के लिए इन दोनों मशीन को ना एक सिंगल मशीन से रिप्लेस करना चाहता हूं, जो कि सेम काम करे कि 3 इनपुट पे मेरे को 5 आउटपुट दे। तो आपको पता है ये मशीन कौन सी होगी? ये मशीन होगी गॉफ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है, एफ एक्स पहले है, जी एक्स बाद में है, तो फॉग नहीं गॉफ। मतलब इस वाले को पहले लिखा जाता है और इस वाले को बाद में लिखा जाता है। अगर यहां पे जी ऑफ एक्स रखता मैं पहले और यहां पे एफ ऑफ एक्स रखता, तो यहां पर जो सिंगल मशीन रिप्लेस करती वो फॉग होती, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होती। ठीक है, दिमाग में रहेगा। अब मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जरा लिख के दिखाओ। तो एक्स की जगह आप एफ ऑफ एक्स डाल दोगे, यानी कि इन शॉर्ट आपको जी ऑफ -x² + 4 के ऊपर चर्चा करना है। यानी कि मॉड के अंदर अब ये जाएगा भाई। तो अब आप खुद देखो, अगर आप यहां पे x की जगह 3 डालोगे तो यहां पे -9 + 4 -5 का मॉड 5 ही मिल जाएगा। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन या फिर कॉम्पोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि भाई आप मल्टीपल फंक्शंस को कंपोज करके एक सिंगल फंक्शन से रिप्लेस कर देते। अब यहां पर दो फंक्शंस को कंपोज करके एग्जांपल लिया है, ऐसे आप 3 फंक्शन, उससे ज्यादा भी फंक्शंस को कंपोज कर सकते हो और उसको सिंगल फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हो। अब आप आगे जाके ना थैंक यू बोलोगे, जब आप कैलकुलस चालू करोगे ना, तो वहां पे आप चेन रूल, कॉम्पोजिट फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ये सब चीजें जब आप सीखोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी।
तो इसलिए डिलीटेड सिलेबस में से था जो मेरे को पढ़ाना था। और इसके बाद है इन्वर्टिबल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, ये भी डिलीटेड सिलेबस में से है और नेक्स्ट चैप्टर में इसी का ही यूज है दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, और किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकालना पॉसिबल होता है अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तभी उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है। सेकंड चैप्टर में इसी के अराउंड चर्चा करूंगा मैं, ठीक है। तो भाई अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपन लोग सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अब कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा और फिर हम लोग सवाल बनाएंगे जिससे हमारी एप्लीकेशन स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो यहां पर आपको रिजल्ट दिख रहे हैं। सबसे पहला रिजल्ट, इससे लास्ट 2 साल से कॉन्टिन्यूसली सवाल आ रहा है। कोई अगर आपको सेट देके बोल दे कि इस सेट पे कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला लगाना है 2n² माइनस n, ठीक है। लिख लो इसको। जैसे मान लो कि आपको एक सेट दे दिया जिसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, और आपको बोल दिया गया कि भाई मेरे को बताओ कि A क्रॉस A कर रहे हो आप, तो इसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बनाए जा सकते हैं। तो आप क्या करोगे, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो 3 है यहां पे, तो 2⁵ दैट इज 9 माइनस 3 दैट इज 2⁶ वुड बी माई आंसर, जो कि और कुछ नहीं दोस्तों, क्या हो जाता है 4 का क्यूब विच इज 64। तो आंसर हो जाएगा 64। अब यहां पर एक चीज थोड़ी सी और समझ लो भाई, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना पूछ के आपसे वो सिमेट्रिक रिलेशन पूछ ले। ये वाला फॉर्मूला यहां पे मैंने लिख नहीं रखा, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 2n multiplied by n+1 divided by 2. This is the formula for calculating total number of symmetric relation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन में तो सब है, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्मॉलेस्ट द लार्जेस्ट। उसके बाद अभी हमने यार नंबर ऑफ रिलेशंस वगैरह पे चर्चा कर ली है, अब ना नंबर ऑफ फंक्शंस पे चर्चा करते हैं। मान लो कि कोई सेट ए है जिसमें आपके पास m एलिमेंट्स हैं, सेट बी है जिसमें आपके पास n एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे सोचे जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो यहां पे m एलिमेंट्स है, यहां पर n एलिमेंट्स है। आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पर आपका जो पहला एलिमेंट होगा उसके पास n चॉइसेस होंगी, बोलो हाँ या ना। जो अब दूसरा एलिमेंट होगा, क्योंकि यहां पे अब आपको 1 1 के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ फंक्शंस के बारे में सोचना है। तो दूसरा इंसान जो पहले वाले ने इमेज पकड़ी है वो भी पकड़ सकता है, और उसके अलावा जो यहाँ पे n-1 एलिमेंट्स बच जाएंगे उसमें से भी कुछ पकड़ सकता है। तो पहले इंसान के पास भी n चॉइसेस हैं, दूसरे इंसान के पास भी n चॉइसेस हैं, तो ये m लोगों के पास, सबके पास इंडिविजुअली n चॉइसेस हैं। तो मतलब n का प्रोडक्ट चाहिए m टाइम्स, विच इज नथिंग बट n⁻m। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। स्पेसिफिक एग्जांपल ले लूं, मान लो आपके पहले वाले सेट में है 5 लोग और दूसरे वाले सेट में है 3 लोग, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे 3⁵5। ठीक है भाई। अभी थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो अब मैं आपको सवालों के थ्रू समझाऊंगा। आप एक एक करके सवाल करने वाले हैं, आई थिंक 30-40 मिनट्स और लगेंगे। मैं सारे सवाल यहां पर कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। प्रूव दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसा सवाल हमने ऑलरेडी किया हुआ है जहां पर हम लोगों ने देखा था कि ए माइनस बी इवन था, मॉड नहीं था। और यहां पर मेरे को सेट में दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचूंगा दोस्तों। तो रिफ्लेक्सिव का तो फंडा सिंपल सा है कि भाई a, आर को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूं कि a माइनस ए का मॉड जो कि 0 होता है, इज इट इवन? यस इट इज, हेंस द रिलेशन इज डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी होता है यार, कुछ भी होता है। यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट ना होते, 10 होते, 12 होते, 15 होते, तो भी तो यार ये कंडीशन तो हमेशा ही सेटिस्फाई करती।
तो रिफ्लेक्सिव तो रहता ही रहता। अब आते हैं भाई सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक कि अगर a कॉमा बी आपका बिलोंग करता है R में, दैट मीन्स ये चीज आपके लिए ट्रू है कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। तो क्या दोस्तों आप ये भी बोल सकते हो कि b कॉमा ए बिलोंग करेगा R से? ये आप तभी बोल पाओगे अगर मॉड ऑफ a माइनस बी इवन है, इसका मतलब है मॉड ऑफ b माइनस ए भी इवन होगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया ये कि मॉड ऑफ a माइनस बी अगर 4 है तो मॉड ऑफ b माइनस ए क्या हो जाएगा, ये भी 4 ही हो जाएगा। मॉड लगाने से साइन तो वैसे ही गायब हो जाने वाला है। b माइनस ए अगर नेगेटिव भी आ रहा होगा यहां पर यार, है ना, जैसे मान लो कि a b से बड़ा है तो मॉड ऑफ a माइनस बी तो अपने आप ही पॉजिटिव निकल जाएगा। लेकिन b माइनस ए नेगेटिव आएगा मॉड के अंदर, अल्टीमेटली पॉजिटिव ही निकलने वाला है। तो एक्चुअली जो आपको नंबर यहां से मिलने वाला है वही यहां से मिलने वाला है। तो ये इवन है तो ये भी तो इवन होगा यार, तो मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। अब यहां पे थोड़ा सा अगेन दिमाग लगाएंगे अपन लोग कि अगर a कॉमा बी मेरा रिलेशन के अंदर है, इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। और फिर b कॉमा सी भी मेरा रिलेशन के अंदर है, दैट मीन्स मॉड ऑफ b माइनस सी इज ऑल्सो इवन। तो मेरे को देखना है कि a कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब ये दोनों चीजों को आधार बना के क्या मैं ये चीज प्रूफ कर सकता हूं? इफ यस देन इट विल बी ट्रांजिटिव। तो चलो इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आप एक सिंपल सी बात बताओ, मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं, आप इसको लिख लेना, ठीक है, लैंग्वेज में। मॉड ऑफ a माइनस बी इवन है, क्या इसका मतलब है कि a माइनस बी भी इवन होगा? मॉड ऑफ a माइनस बी अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। अगर a छोटा भी है b से तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो मान लो कि ये 2 आ रहा है, तो अगर ये a माइनस बी माइनस 2 भी हो रहा है तो भी तो ये इवन ही होगा ना। तो अगर मॉड ऑफ a माइनस बी इवन है, इसका सिंपल सा मतलब है कि a माइनस बी भी इवन होगा। मॉड ऑफ b माइनस सी इवन है दोस्तों, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि b माइनस सी भी इवन होगा। अब आप चले जाओगे पिछले वाले केस में जो हमने क्वेश्चन किया था इक्विवेलेंस क्लास के हिसाब से, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको a माइनस सी भी इवन मिलेगा। a माइनस सी इवन है दोस्तों, तो यार मॉड ऑफ a माइनस सी भी तो इवन होगा। हेंस दिस रिलेशन इज डेफिनेटली इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ अ फंक्शन r टू r, देखो यार अब ये अगेन सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको करा रहा हूं ताकि कुछ एक्स्ट्रा सीख लो। सीबीएसई पे भरोसा नहीं है भाई, काम नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, 2 मिनट ही तो लग रहे हैं। तो अगर कोई फंक्शन दिया होता है और उसका इनवर्स निकालना होता है, सबसे पहले तो इनवर्स तभी निकाला जा सकता है अगर वो 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो। यहां पर फंक्शन दिया हुआ है, मैं चेक नहीं करूंगा कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, अगर बोला जाएगा तो चेक करूंगा। ऐसे इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि सिलेबस से डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इनवर्स निकाला कैसे जाता है। तो एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x माइनस 7/4। मैंने आपको बोला कि इनवर्स निकालने का फंडा क्या होता है कि अगर कोई a टू b डिफाइंड है तो आप b टू a के हिसाब से सोच लो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरी आउटपुट वैल्यू है, ये मेरी इनपुट वैल्यू है, तो मेरे को आउटपुट और इनपुट वाले सेट्स को इंटरचेंज करना है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको y बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, मेरे को x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। यहां से सबसे पहला स्टेप होता है कि x इन टर्म्स ऑफ y निकाल दो। तो 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, यही तो हो जाएगा मेरा x। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑलरेडी ना कर चुके हो सारा का सारा गेम। बस अब यहां पर आपको सिर्फ सिंपल सी चीज करनी है कि y की जगह पे x कर दो, और जो ये x है ना, दिस इज नथिंग बट f इनवर्स x। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, f इनवर्स x वुड बी इक्वल टू 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। दैट्स योर आंसर। ठीक है, काम नहीं आएगा कहीं पे, फिर भी यार मैंने करवा दिया। चल अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। इफ a इक्वल्स 1 2 3, b इक्वल्स 4 5 6 7 एंड if फंक्शन डिफाइन किया गया 1,4 2,5 3,6 इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो स्टेट करना है, प्रूफ करना है कि ये 1 1 है या नहीं है। स्टेट मतलब कि बताना है कि ये 1 1 है नहीं है। तो भाई देखो यार, मैं इसको मैपिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ, नॉर्मली भी कर सकता हूँ कि 1 की मैपिंग आप 4 के साथ कर रहे हो, 2 की मैपिंग आप 5 के साथ कर रहे हो, 3 की मैपिंग आप 6 के साथ कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे लिखोगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए
every element of set A is uniquely mapped to elements of B, hence it is 1 1। और इसको आप ऐसा पिक्टोरियल फॉर्म में भी लिख के प्रूफ कर सकते हो बहुत इजीली कि यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, 1 2 3 है, 4 5 6 7 है। तो 1 की मैपिंग आपकी हो रही है 4 के साथ, 2 की हो रही है 5 के साथ, 3 की हो रही है 6 के साथ। तो देखो सबकी यहाँ पे ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी यार यूनिक इमेज आपको मिल रही है यहाँ पे, और इसलिए 1 1 फंक्शन है। और फंक्शन तो है ही यहाँ पे क्योंकि कोई भी वायलेशन यहाँ पे नहीं हो रही है दो रूल्स के हिसाब से। Let A equals 0 1 2 3 and define a relation R on A as follows। R दिया हुआ है आपको दोस्तों ये, ठीक है, रिलेशन के अंदर ये सारे के सारे आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो आपसे पूछा है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये सब पूछा हुआ है। और ऐसे सवाल सीबीएसई बहुत पूछता है, एमसीक्यूज में भी ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ओरिजिनल सेट के एलिमेंट्स हैं हर कोई खुद से मैप्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा। 0,0 दिख रहा है दोस्तों, 1,1 दिख रहा है दोस्तों, बहुत खूबसूरत बात है, 2,2 दिख रहा है, 3,3 दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए अब ओरिजिनल के पास नहीं जाना है, जो यहां पर है देखो उन्हीं के हिसाब से सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी में कुछ आपको वायलेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा। जैसे 0,0 है तो 0,0 इसका उल्टा हो गया है, 0,1 है तो 1,0 होना चाहिए, 0,3 है तो 3,0 होना चाहिए है, ठीक है। उसके बाद 1,0 है तो 0,1 है तो चेक कर चुके हैं, 1,1 है तो 1,1 तो है, 2,2 है तो 2,2 तो है, 3,0 है तो 0,3 है, और 3,3 है तो देखो यहां पर आपकी सिमेट्रिसिटी कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रही है। अगर A, B टाइप का है तो B, A टाइप का भी आपके रिलेशन में डेफिनेटली प्रेजेंट है, हेंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं दिखा कि A, B है तो B, A नहीं। अब ट्रांजिटिविटी के लिए थोड़ा सा ना आराम से ना पेशेंटली चेक करना पड़ता है कि A, B है, B, C है तो A, C है या नहीं है। और ट्रांजिटिविटी के लिए ट्रिक ये है कि आप ना ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स पकड़ो जहां पर देखो यहां पर और यहां पे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स पकड़ने कि यहां पर जो बंदा बैठा हो वही यहां पर बैठा हो। थोड़ा सा विजुअलाइज करना ना आसान हो जाता है। तो यहां पर अब मैं फटाफट से इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं पहले, और अब ट्रांजिटिव के बारे में विजुअलाइज कर देते हैं। इनको कर दिया छोटा। तो देखो यहां पर 0 है एंड में, तो अब चेक करो कि 0 स्टार्टिंग में कहां कहां पे है। यहां पर है तो 0,0 है, 0,1 है तो 0,1 होना चाहिए है। और 0 कहां पर है स्टार्टिंग में, यहां पर है। 0,0 है, 0,3 है तो 0,3 होना चाहिए है। और कहीं पे है 0 स्टार्टिंग में नहीं है। चल बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। यहां पे 1 है, ठीक है, सेकंड वाले उसमें 1 है। तो अब देखो कि पहली पोजीशन पे 1 कहां पे है, यहां पे। तो 0,1 है, 1,0 है तो 0,0 है, बिल्कुल है। 0,1 है, 1,1 है तो क्या 0,1 है, बिल्कुल है। और कहीं आ रहा है पहली पोजीशन पे 1 नहीं आ रहा, गेम खत्म, आगे बढ़। 0,3 है तो यहां पर 3 है, तो देखो 3 कहां पे है पहली पोजीशन में, एक तो यहां पर है एक तो यहां पर है। 0,3 है, 3,0 है तो 0,0 होना चाहिए। 0,3 है, 3,0 है तो 0,3 होना चाहिए है। सेटिस्फाइड। अभी तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, पेशेंटली करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई आगे। यहां पर 0 है मेरा एंड में, तो मेरे को अब चेक करना है कि मेरा 0 स्टार्टिंग में कहां पे है। एक तो यहां पर है एक तो यहां पर है। तो 1,0 है, 0,0 है तो 1,0 होना चाहिए है। 1,0 है, 0,1 है तो 1,1 होना चाहिए है। कोई भी आपत्तिजनक अभी तक बात मेरे को नहीं दिखाई दे रही है, आगे बढ़ो। यहां पर यहां तक कर चुका हूं मैं, अब आ जाओ यहां पे। 1,1 है तो अब मेरे को देखना है कि 1 मेरा कहां कहां पे है स्टार्टिंग में, मेरा यहां पर है। तो अब देखो 1,1 है और फिर 1,0 है। तो इन शॉर्ट मेरे पास 1,0 होना चाहिए, जो कि मेरे को यहां पे दिख रहा है, हेंस कोई भी वायलेशन अभी तक नहीं हो रही है। आगे बढ़े। अब आ जाओ इसके ऊपर। 2 है एंड के अंदर, तो 2 स्टार्टिंग में कहां पे है भाई, 2 स्टार्टिंग में कहां पे है, 2 स्टार्टिंग में कहां पे है, 2 स्टार्टिंग में कहीं पर भी नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। यहां पे 0 है एंड में। अब 0 स्टार्टिंग में कहां कहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे। तो अगर 3,0 है और 0,0 है तो 3,0 होना चाहिए है।
3,0 है, 0,1 है, तो 3,1 होना चाहिए। कुछ पकड़ में आया क्या? कैन यू सी 3,1? तो देखो अब जल्दबाजी में क्या करोगे, फटफट देखोगे कि अच्छा सर सब कुछ दिख रहा है। नहीं, आपको इतना बेसिक लेवल पे पेशेंटली जाके चेक करना पड़ेगा, ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्योंकि 3,0 है, 0,1 है, तो 3,1 नहीं दिख रहा। यहां पर ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। जैसे आपको ये दिमाग में आया होगा कि सर जो आपने आइडेंटिटी रिलेशन बताया, जैसे मान लो 1 2 3 पे मैंने एक आइडेंटिटी रिलेशन बना दिया, 1,1 2,2 3,3। ये रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे है? ये ट्रिवियली बाय डेफिनेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 1 है तो 1 1 ऑटोमेटिकली मौजूद है, 2 2 है तो 2 2 ऑटोमेटिकली मौजूद है, 3 3 है तो 3 3 ऑटोमेटिकली मौजूद है, इसलिए सिमेट्रिक है। अब आप बोलोगे सर ट्रांजिटिव कैसे है? क्योंकि यहां पर 1 1 है, तो ऐसा तो कोई और एलिमेंट दिख ही नहीं रहा है जिसकी स्टार्टिंग में 1 हो। तो एक्चुअली फिर हम 1 1 को 1 1 के साथ ही लेते हैं और बोलते हैं कि यार देखो ये भी ट्रिवियली ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी सोचना आना चाहिए कि आइडेंटिटी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों होता है। क्योंकि वो जो रिलेशन है, जो आइडेंटिटी रिलेशन है, वो ट्रिवियली बाय डेफिनेशन सिमेट्रिक की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और ट्रांजिटिव की भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना बहुत ज्यादा सिली एरर होता है बच्चों से, क्योंकि हम ना केस बाय केस नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर, सरफेस लेवल पर चेक कर लेते हैं, और कोई सा भी केस हमारी आंखों से मिस हो गया ना तो सवाल गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पे जल्दबाजी में सवाल करोगे तो ये वाला केस तुमको ढूंढने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने तुमको टिपिकल एक रूल बताया है कि एक एक करके देखो, एंड वाला और स्टार्टिंग वाला मिलाओ, और फिर देखो कि सारे पेयर में ए कॉमा बी, बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी है या नहीं है। इसी तरीके से ये वाले सवाल बनेंगे। जैसे ये एक और सवाल है, इस सवाल से हम लोग कुछ और नई चीजें सीखेंगे, और ऐसे सवाल रिसेंट टाइम में सीबीएसई बहुत पूछ रहा है, और एग्जाम्पलर में ऐसे सवाल भर भर के हैं दोस्तों। क्या कह रहा है सवाल? फॉर द सेट ए 1 2 3 डिफाइन अ रिलेशन आर इन द सेट ए एज फॉलोज, जहां पे 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं, क्योंकि 1,3 भी ऐड हो गया। राइट द ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड टू आर टू मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें मेरे को ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड करने हैं, मिनिमम, ज्यादा नहीं, मिनिमम के इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो देखो यार, मैं आपको ना यहाँ पर ना एक चीज बता रहा हूं जो आपको दिमाग में रखनी है एज रिजल्ट। जैसे मान लो आपके पास कोई सेट है जिसमें यही 3 एलिमेंट्स हैं, और आपको कोई सोचने को बोले कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे। तो सबसे पहला इवन बोल रहा हूं मैं, ठीक है, फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन को, वो तो मेरा यही हो जाएगा 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन यही होगा, डिफाइंड ऑन दिस सेट विच इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। अब दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन पता है क्या होगा? ये लोग तो आएंगे ही आएंगे। अब मान लो आप यहां पे ना 1 2 को डालते हो, तो 1 2 को डाला दोस्तों, जैसे ये जैसे यहाँ पे 1 3 वाला केस है, इसको छोड़ दो, इसको सोचो। तो 1 2 को डाला, यहां पे मेरी रिफ्लेक्सिविटी में तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन मेरी सिमेट्रिसिटी ब्रेक हो रही है। तो सबसे पहले मैं सिमेट्रिसिटी को वैलिड करने के लिए 1,2 है तो यहां पे 2,1 भी डालूंगा, इस पेयर को भी डालूंगा। अब एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिविटी ओके है, सिमेट्रिसिटी ओके है, ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं एक बारी। इन तीनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर मैं इंडिविजुअली इनको चेक करूं। अब देखो, यहां पर आपके पास 1 है, यहां पर आपके पास 1 है, तो 1,1 1,2 है तो 1,2 होना चाहिए, बिल्कुल है। उसके बाद अब मैं देखता हूं कि यहां पर मेरे पास एंड में 2 है, तो स्टार्टिंग में 2 सिर्फ मेरा यहां पे है, तो 2,2 है, 2,1 है तो 2,1 होना चाहिए, है। यहां पे मेरे पास एंड में 3 है, स्टार्टिंग में कहीं पर भी 3 नहीं है, तो कोई वायलेशन नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। 1,2 है, 2,1 है तो 1,1 है, यानी कि ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद तीसरा इक्विवेलेंस रिलेशन पता है आप कैसे सोच सकते हो? 1 1 2 2 3 3 है, और ये जो केसेस बना रहा हूं ना, इस पे सवाल पूछता है सीबीएसई, इसलिए सिखा रहा हूं, कहीं और नहीं मिलेगा ये। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए। अभी 1 2 को ऐड किया था ना, अब कोई और पेयर को ऐड कर दो, जैसे मान लो 2 3 को ऐड कर दो, तो इसके साथ 3 2 लोगे, ये आपका तीसरा इक्विवेलेंस रिलेशन। चौथा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा 1 1 2 2 3 3, और जैसे आपने 1 2 ले लिया है, 2 3 ले लिया, तो 1 3 वाला केस।
ये आपका चौथा इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब देखो यहां पर E2 हो, E3 हो या E4 हो, यहां पे आप 2 1 के बाद मान लो कि एक और कोई सा भी ऑर्डर पेयर जोड़ते हो, यहां पे 2 3 जोड़ते हो, तो 2 3 जोड़ने के बाद 3 2 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक रखना है। और फिर आप देखोगे, देखो मैं आपको ना एग्जांपल के तौर पे बता भी देता हूं कि अगर मैं इसमें 2 3 और 3 2 ले लेता हूं, इसके दोनों लोग यहां जोड़ देता हूं, तो ये इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। रिफ्लेक्सिव है यहां से लेके यहां तक देखना, ठीक है। सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिविटी के बारे में सोचो, ठीक है, ट्रांजिटिविटी कैसे वायलेट होगी सोचो। तो देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, नहीं है ना। तो इसलिए अगर आप रिफ्लेक्सिविटी के आगे बढ़ के एक कोई ऑर्डर्ड पेयर जोड़ रहे हो ना, तो सिर्फ उसका एक उल्टा जोड़ दोगे तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाता है। अगर उससे ज्यादा जोड़ोगे तो फिर ये वाली गड़बड़ होती है। तो इसलिए सबसे पहला छोटा वाला आइडेंटिटी, फिर 3 ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेंगे जिसमें एक मैंने ऑर्डर्ड पेयर जोड़ा और उसका उल्टा जोड़ दिया, तो ये भी मेरे इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपको यहां पे सिर्फ 3 1 ऐड करना है, ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। और अब एक लास्ट E5 इक्विवेलेंस रिलेशन होगा जो कि यूनिवर्सल रिलेशन होगा। याद है मैंने बताया था आइडेंटिटी रिलेशन सबसे छोटा और यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो अगर आपने ये दोनों ऐड करें यहां पे ना, तो आपको ये दोनों भी ऐड करने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर आप पूरा का पूरा A क्रॉस A उठा लेते हो तो वो भी आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। और यही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, सेम एग्जाम्पल, कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, 5। तो ऐसे भी सवाल आते हैं जहां पर वो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछता है। ऐसे भी सवाल आते हैं जहां पर वो बोलता है कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड करूं या फिर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे को इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाए। या फिर और भी अभी आएंगे, जैसे जिसमें 2023 में भी 2024 में भी ऐसे सवाल आए हैं जहां पर पूछा है उसने कि यार यहां पर अगर मैं ये 2 ऑर्डर पेयर्स ऐड कर दूं तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो ऐसे भी सवाल सीबीएसई पूछ रहा है। ये एक ही एग्जांपल से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, अब आप सब सवाल बनाने के लायक हो। यहां पर क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय दिस इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। ये मेरे को प्रूफ करना है। तो भाई देखो मैंने आपको बोला गया है, जब भी बोला बताया था, जब भी वन वन के ऊपर तहकीकात करनी हो तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा रहता है कि मैं यहां पे लिखूंगा लेट x1 एंड x2 बी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू R सच दैट f of x1 इक्वल्स f of x2। लिख नहीं रहा हूं, ये लिख लेना आप, ठीक है। मैंने आपको पूरी स्टेटमेंट बता दी है कि आप इसको प्रेजेंट कैसे करें। तो अगर मैं f of x1 और f of x2 को इक्वल करता हूं फॉर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू दिस डोमेन, देन आई कैन राइट x1 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस 1 शुड बी इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1 इक्वल्स x2 x1 का स्क्वायर प्लस x2। अब दोस्तों सबको ना लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ठीक है। तो ये x1 x2 स्क्वायर है, ये माइनस हो जाएगा, तो x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 x1 स्क्वायर एंड देन प्लस x1 माइनस x2 इक्वल 0। यहां पर x1 x2 कॉमन ले लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, x1 x2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे मेरे को मिल जाएगा x2 माइनस x1। और एक काम करता हूं, यहाँ पे x1 माइनस x2 है, इसको भी मैं x2 माइनस x1 ले लेता हूं ताकि ना कॉमन निकल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना माइनस साइन है कॉमन ले रहा हूं और इसको मैं x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 रखा। अब देखो x2 माइनस x1 कॉमन ले लोगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, चलो यहां लिख लेते हैं। तो ये मिल जाएगा x1 x2 माइनस 1 आ जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x2 माइनस x। तो मतलब ये कंडीशन को सॉल्व करते करते मैं इन कंडीशंस पे पहुंचा। एक तो ये तब हो जाएगा जब ये x1 और x2 बराबर हो जाएंगे, यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये मिलता तो मैं बोलता कि भाई ये 1 1 है। लेकिन यहां पे मेरे को ये वाली कंडीशन भी मिल रही है कि अगर x1 x2 का प्रोडक्ट 1 है तो भी आपको f of x1 f of x2 के बराबर मिल जाएगा। और मैं आपको यहां पर ना एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके भी दिखा देता हूं। मान लो कि आप एक वैल्यू ले रहे हो 2 और दूसरी वैल्यू ले रहे हो 1/2, सॉरी माइनस 1/2 नहीं 1/2। इन दोनों पे फटाफट से इमेज निकालो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालो। तो 2 डालोगे तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5। 1/2 डालोगे तो क्या आएगा 1/2 और यहां पर हो जाएगा 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5/4,
ठीक है, और यहां पे ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली 2/5 आएगा। तो 2 और 1/2 जो एक्चुअली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वो सेम इमेज दे रहे हैं। मतलब इस टाइप का केस दिख रहा है कि 2 और 1/2 सेम जगह जाके मैप हो रहे हैं, विच इज 2/5। तो क्या ये 1/1 होगा? नहीं। तो यहां पर आपने जैसे जैसे आगे बढ़ाया आपको दिखा कि यार ये कंडीशन के लिए भी आपको सेम इमेज मिल जा रही है। दैट मीन्स फॉर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यू आर एबल टू प्रूव दैट दे आर हैविंग अ सेम इमेज। दैट मीन्स ये मैनी वन हो गया, ये 1/1 नहीं है। अब ऑन टू नहीं है वो कैसे प्रूफ करूंगा भाई? ऑन टू नहीं है वो कैसे प्रूफ करूंगा भाई? यार कॉल आ रहा है, चलो फटाफट से एंड करते हैं, एक दो सवाल और करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में और करवाऊंगा दोस्तों। आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में सारी थ्योरी का जिस्ट मिल गया होगा। अभी मैं एक और लेक्चर करवाऊंगा जिसमें मैं 1 से 1.25 घंटे में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस उसमें ज्यादा रहेंगे, पीवाईक्यूज उसमें ज्यादा रहेंगे, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। और यही ऑर्डर चलेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, यही ऑर्डर चलेगा भाई। कुछ बच्चे जो पुराने पढ़े हैं मुझसे 10th में वो तो अपने आप ही सब्सक्राइब कर लेंगे। जो नए बच्चे हैं आप लोगों को अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से, लेवल के हिसाब से पढ़ना है। अब हल्का हल्का पढ़ के काम नहीं चलेगा, वो दिन चले गए हैं। पिछले साल के बोर्ड पेपर्स देख लेना, अपने सीनियर से पूछ लेना, फीडबैक मिल जाएगा तुम लोगों को। इस चैनल पे मैथ्स के हिसाब से कॉम्पिटेंसी की एक माइंडसेट बिल्ड करी जाएगी। मैं तुमको अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, स्टार्टिंग से ही टेम्परामेंट बिल्ड करूंगा। सिर्फ इजी इजी क्वेश्चंस करवा के तुम्हारा कॉन्फिडेंस फेक तरीके से राइज करके ऐसा नहीं करूंगा कि बोर्ड एग्जाम में जाके तुम बोल रहे हो अरे सर यार आपने तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करवाए। तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा अपने ऊपर ना अच्छे क्वेश्चंस करने का प्रेशर लेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। हर एक चैप्टर का पहले वन शॉट आएगा, वो वन शॉट में भी कॉन्सेप्ट्स जो होंगे थोड़े से एडवांस लेवल के डिस्कस होंगे, ताकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत ना हो, अच्छे लेवल क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत ना हो। और फिर वन शॉट के बाद एक क्वेश्चन लेक्चर आएगा 1 सवा घंटे का, जिसमें तबाही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। और उसके अलावा यार आप क्वेश्चन बैंक ले लेना, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया हुआ है। Amazon से भी ले सकते हो, वेबसाइट से भी ले सकते हो, दोनों के दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बार प्लीज कंपेयर कर लेना, Amazon पे सस्ता है तो Amazon से ले लेना, और अगर ओसवाल की वेबसाइट पे सस्ता है तो ओसवाल की वेबसाइट से ले लेना। ओसवाल की वेबसाइट पे जब आप प्रोडक्ट को डाल लोगे कार्ट के अंदर, उसके बाद एक कूपन लगा लेना स्कोर अप 12, इससे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्कोर अप 10 लगाने के बाद एक बार प्राइस देख लेना ओसवाल की वेबसाइट पर, Amazon पे प्राइस देख लेना जो मैं लिंक दूंगा उससे, क्योंकि उससे तुमको आई थिंक 5-7% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर तुम इन दोनों चीजों को करने के बाद जहां से भी सस्ता मिल रहा है वहां से ले लेना, और सेल्फ स्टडी के लिए अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से लगाना चालू कर दो, ठीक है। आज से तुम्हारी पढ़ाई चालू हो जाएगी भाई, फुल फ्लेज। चलो, अब इसमें भाई मेरे को ऑन टू के ऊपर चर्चा करनी है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है ना। तो ऑन टू के हिसाब से मैंने तुमको बताया हुआ है कि यार अगर मैं इस तरीके से बोल दूं कि यार रेंज और कोडोमेन में सहमति नहीं हो पा रही, रेंज और कोडोमेन में सहमति नहीं हो पा रही है, तो मेरा काम बन जाएगा। तो यार यहाँ पे देखो, जो ये एफ ऑफ एक्स है यही तो तुमको बता रही है ना कि इमेज की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, और एक्स की जगह तुम सारे के सारे रियल नंबर्स रख सकते हो, जो भी नंबर सोचना चाहो तुम रख सकते हो। तो एक बात बताओ, अब अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से सोच लूं कि इसको मैं y बोल रहा हूं, इसको मैं x बोल रहा हूं, और यहाँ पे x² + 1 हो गया। थोड़ा इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं, तो ये हो जाएगा y(x² + y और -x = 0। क्या ये x के अंदर एक क्वाड्रेटिक की तरह तुमको दिखाई दे रही है? और ऐसे जो मेथड्स है ना तुमने 11th क्लास में डोमेन निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए यूज किए हैं, तो तुम इन मेथड से फेमिलियर होगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस मैं अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला जो क्वेश्चन लेक्चर लाऊंगा उसमें करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सारी चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे। तो ये क्वाड्रेटिक है x में, तो चलो इसको ऐसे लिखते हैं। अब एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक है x में तो x की वैल्यूज देगी, और x की तो यहां पे मेरे को रियल वैल्यूज मिलनी चाहिए, क्योंकि x तो भाई रियल के सेट से आ रहा है। तो चलो एक काम करो, यहां पर कि मैं ये बोल सकता हूं कि d नीड्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल वैल्यूज ऑफ x चाहिए मेरे को, है ना, रियल वैल्यूज ऑफ x होनी चाहिए। तो d कैसे लिख सकता हूं, b² - 4ac। तो यहाँ पे b हो जाएगा मेरा -1, तो b² हो जाएगा 1, -4 a की जगह रखो y और c की जगह भी रखो y, तो y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो यहां पर तुमको 1 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो क्या तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि भाई जो 4y² है दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1? और एक काम करो ना यार, हाँ मतलब इसको तुम यहां पर अब उस तरीके से भी कर सकते हो, वीवी कर से भी बहुत प्यार से कर सकते हो, या फिर यहां से अगर तुमको डायरेक्टली रिजल्ट पता है तो वो भी लिख सकते हो। मैं तुमको एकदम बेसिक तरीके से करवा देता हूँ, चलो। तो इसको तुम लिख सकते हो ऐसे, 4y² - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2y - 1 और 2y+1। अब क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को अपन लोग क्रिटिकल पॉइंट्स की तरफ नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। तो एक देगा मेरे को -1/2 और एक देगा मेरे को 1/2। तो -1/2 मान लेता हूं यहां पे है, 1/2 मान लेता हूं यहां पे है। अब 1/2 से ऊपर रखोगे अगर y की वैल्यू तो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। तुमको लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब ये वाली तुम्हारी रिक्वायर्ड रेंज है। तो यहां से तुम्हारा सॉल्यूशन सेट क्या निकलेगा, y शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब एक बात बताओ, y तो तुम्हारी इमेज ही थी ना, तो y की वैल्यूज तो सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के अंदर आ रही है, और तुम्हारा कोडोमेन तो पूरा R है। तो क्या रेंज और कोडोमेन बराबर दिख रहा है? नहीं। तो तुमने यहां से क्वाड्रेटिक बना के ये वाली कंडीशन लगा के, क्योंकि रियल एक्स है भाई, तो कंडीशन लगा के देखा कि यार y की वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के अंदर रह जाएगी। तो मतलब तुम्हारी रेंज है एक तरीके से, ये तुमने रेंज निकाली है जो तुम 11th में करते थे। रेंज निकाल के तुमने बोल दिया कि भाई मेरे कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन में तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि x की रियल वैल्यूज के लिए एज इमेज आ ही नहीं पाएंगे, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो यार थोड़े से ना एमसीक्यूज करता हूं। सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 4 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है 1 1, दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B। बस विजुअलाइज करेंगे, डेफिनेशन को याद रखते हुए अपने आप ही सवाल बनेगा, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं ABC, और यहां पे 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4। मेरे को नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस के ऊपर बात करनी है। एक बात बताओ, 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। बोलो हाँ है ना, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए दोस्तों। तो अगर मैं मान लेता हूं कि A को मैंने 1 के साथ मैप कर दिया, अब B और C के लिए 1 वाला ऑप्शन क्लोज है, तो A के पास सबसे पहले 4 ऑप्शन थे ना, उसमें से आपने एक चूज करवा दिया। अब B के पास ये 1 के अलावा जो A को चूज करवाया उसके अलावा 3 ऑप्शंस तो रहेंगे। फिर C के पास इन दोनों ने जो चूज कर लिया होगा उसके अलावा 2 ऑप्शन रहेंगे। तो यानी कि 4 × 3 × 2 सिंपल। आप यार पीएनसी लगा रहे हो यहाँ पे जो 11th में सीख के आए कि ऑप्शंस कितने हैं, चूज कर सकते हो कितने में से, वही सब चीजें कर रहे हो। पहले वाले के पास 4 ऑप्शन रहेंगे, दूसरे वाले के पास 3 रहेंगे, तीसरे वाले के पास 2 रहेंगे, क्योंकि यहां पे 1 1 की बात हो रही है, हेंस द आंसर वुड बी 24। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। Consider the set A containing n elements, then the total number of injective function from A onto itself is, कि यहां पर भी n एलिमेंट्स है, यहां पर भी n एलिमेंट्स है। तो यहां पर पहले एलिमेंट्स के पास n ऑप्शन, दूसरे के पास n-1, तीसरे के पास n-2। तो आपको पता है, आपने सीखा है, इसी को ही n फैक्टोरियल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं सवाल के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। n फैक्टोरियल विल बी द करेक्ट आंसर। The maximum number of equivalence relation on the set 1 2 3 is, आंसर आपको बता चुका हूं 5, और ये 5 दिखते कैसे हैं ये भी बता चुका हूं, बहुत सवाल आते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। If the set A contains 5 elements and the set B contains 6 elements, then the number of 1 1 and onto mappings from A to B। देखो पहले वाले के पास 5 है, दूसरे वाले के पास 6 है। अगर 1 1 बनाने की कोशिश करोगे तो ऑन टू नहीं बन पाएगा, तो 1 1 एंड ऑन टू यहां पे 0 हो जाएगा। ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका हूं थ्योरी। लेट ए इक्वल्स दिस, n एलिमेंट्स है, B में 2 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सर्जेक्शंस यानी कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब देखो ये सवाल ना एजर्शन रीजन में भी आया हुआ है, और ये एग्जाम्पलर से उठाया गया था डायरेक्टली। तो आप कैसे सोचोगे कि सर्जेक्शंस यानी कि ऑन टू फंक्शंस बनाना, यानी कि सोचना है कि रेंज और कोडोमेन बराबर रहे। यहां पे दोस्तों आपके पास ना n लोग बैठे हुए हैं, और यहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं, A और B। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ये वाला केस सोचो कि यहां पे जो कि यहां पर A और B है, यहां पे n के n लोग ना A पे मैप कर दिए जाए।
तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? आप बोलोगे नहीं सर। तो एक केस आपने सोच लिया जो कि ऑन टू नहीं है। और अगर मैं यहां पे सारे के सारे बी पे मैप कर दूं तो भी ये ऑन टू नहीं है। सर आप तो ऑन टू नहीं है वो सोच रहे हो, ऑन टू जो है वो सोचो ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे यहां पे पूछूं ऑन टू छोड़ दो, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? सिखाया तुमको 2 रेज़ टू दी पावर n। इस 2 रेज़ टू दी पावर n में हर टाइप के फंक्शंस होंगे जो ऑन टू हैं, जो ऑन टू नहीं है वो भी। ऑन टू नहीं वाले सिर्फ और सिर्फ ये 2 केसेस हैं, क्योंकि मान लो तुमने n-1 को a के साथ मैप कर दिया और जो लास्ट वाला है उसको b के साथ कर दिया तो ये ऑन टू हो जाएगा। या फिर मान लो तुमने n-2 को a के साथ मैप कर दिया, 2 एलिमेंट्स को b के साथ मैप कर दिया तो भी ये ऑन टू। तो 2 रेज़ टू दी पावर n में से सिर्फ ये 2 लोग हैं, 2 फंक्शंस होंगे जो कि ऑन टू नहीं होंगे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से वो माइनस कर दोगे जो ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू फंक्शंस ही तो मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सिखाया है। सीबीएसई फॉर्मूलाज के हिसाब से नहीं पूछेगा, जेई एडवांस का एग्जाम नहीं है ये। जेई के हिसाब से अगर तुमको पढ़ा रहा होता है, एनडीए के हिसाब से पढ़ा रहा होता तो मैं तुमको इसके डायरेक्टली फॉर्मूलाज बता देता। सीबीएसई कॉम्पिटेंसी चेक कर रही है तुम्हारी, वो ये देख रही है कि तुम डेफिनेशन के हिसाब से 11th के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके विजुअलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर। चलो भाई, यहां पे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्मूला बता चुका हूं, 2n² माइनस n, आंसर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो ये वाला सवाल है जो मैं तुमको बता रहा था, ऑन टू फंक्शंस पे सीबीएसई ने असर्शन रीजन पूछा, ये पीवाईक्यू है तुम्हारा। द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम अ सेट पी कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स टू अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स इज 30। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम अ सेट कंटेनिंग m एलिमेंट्स टू अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज n रेज़ टू द पावर m। तो यहाँ पे तो बहुत इजी हो गया क्योंकि रीजन मेरा एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये मेरे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस नहीं। लेकिन क्या ये बात सही है? मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शंस के हिसाब से एक सही होना मांगता है तो ऊपर वाला सही है। लेकिन यहां पर तुम देख सकते हो कि 2 की पावर 5 -2 करोगे जो तुमको दिखाया था मैंने तो 30 आया। ठीक है भाई, अब ना कुछ सवाल मैं तुमको दे रहा हूं यार, तुम इसको प्लीज होमवर्क में कर लेना। थोड़ा सा इसको शूट करते करते ज्यादा लेट हो गया, वरना ये सारे सवाल मैं खुद से ही करवाता। लेकिन ये सारे के सारे सवाल मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाला जो लेक्चर डालूंगा, क्वेश्चन लेक्चर, उसमें मैं डालूंगा ये सारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है कुछ जो आप लोगों को करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। और अभी जो मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला क्वेश्चन लेक्चर डालूंगा उसमें मैं केस स्टडी क्वेश्चंस भी लूंगा और एमसीक्यूज भी लूंगा, थोड़े से डिफिकल्ट सवाल, नए सवाल भी लूंगा। तो वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैथ्स का प्रीमियम कंटेंट बोर्ड एग्जाम के हिसाब से यही मिलने वाला है। कॉम्पिटेंसी का जमाना है, हल्के हल्के सवाल करने से नहीं फायदा होगा। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना अगर पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज गगन मक्कर साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद दोस्तों।